बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है हट जाई और इसकी राइटर है मोमना जमील। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। विश्मा, कल मेरे नोट्स याद से वापस कर देना। इंतहाई भुलक्कर होती जा रही हो तुम। और हाँ, अपनी असाइनमेंट भी याद से जमा करवा देना, कल आखिरी तारीख है। सर हारिस को जानती हो ना, छोटी सी गलती भी नहीं बख्शते। ये तो फिर इंतहाई अहम असाइनमेंट है। छुट्टी के बाद कॉलेज से साथ साथ रुखसत होते हुए इशाल ने अपनी बेस्ट फ्रेंड विश्मा को ताकीद की, जिस पर अच्छा बाबा ठीक है कहकर उसने रुखसत ली और वो भी करीबी बस स्टैंड की तरफ बढ़ी। इशाल, किसी की पुकार पर उसके कदम थम से गए। वही मर्दाना भारी सहर तारी करती आवाज़, जिसकी गर्दिश वो अपने समाज से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहती थी। उसे लगा वो पत्थर की हो गई है, मगर अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा करते हुए उसने मुड़ कर देखा। सामने ही वो अपनी तमाम तर मर्दाना वजाहत के साथ उसे अपनी नीली आंखों में समोए खड़ा था। उसके देखने का ये वालहानापन कभी इशाल को दीवाना कर देने के लिए काफ़ी हुआ करता था, मगर आज उसकी नज़रों की वही तपिश इशाल के अंदर कई तरह के जज्बात जगा रही थी, जिनमें नफ़रत थी, गुस्सा था, हिकारत थी। एक इश्तियाल अमेज़ निगाह उस पर डालकर इशाल आगे बढ़ गई। वो इससे किसी किस्म की बात करने की रवादार नहीं थी। ये बात शाहवेज़ अच्छी तरह जानता था, मगर इसके बावजूद वो उसके पीछे जाने से ख़ुद को रोक नहीं पाया और उसके साथ साथ चलने लगा। इशाल प्लीज़, एक बार मुझसे बात कर लो। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, मगर जब तक तुम सुकून से मेरी बात नहीं सुनोगी कुछ भी ठीक नहीं होगा। उसकी संगत से इशाल बचना चाहती थी। उसके कदमों में बिला इरादा ही तेज़ी आ गई। बड़ी मुश्किल से उसने अपने वजूद को संभाला था। ज़िंदगी के दरवाजे खुद पर फिर से वाक़ किए थे। इस दुश्मन जान के बगैर जीना सीखा था। किसी सूरत भी अपना ज़ब्त उसके सामने खोना नहीं चाहती थी। वो बस स्टैंड के करीब ही थे जब शाहवेज़ ने ज़बरदस्ती अपनी मजबूत मुट्ठी में इशाल की नाजुक मरमरी कलाई जकड़ ली। शाहवेज़ के छूते ही इशाल के अंदर नफ़रत का एक उबाल उठा था। आंखों में शोले भरे वो उसकी तरफ घूमी और अपने दूसरे हाथ से जनाटेदार थप्पड़ शाहवेज़ के मुंह पर दे मारा। वो कम अज़ कम इशाल से इस रिएक्शन की तवक्का नहीं रखता था। आंखों में शौक का तासुर भरा, जिसकी परवाह किए बगैर इशाल वहाँ से चली गई थी और शाहवेज़ वही साकित सा खरा उसे खुद से दूर जाते देखता रहा। इससे दूर तो वो कब की जा चुकी थी, मगर दिलों की दूरी का अंदाज़ा लगाना इससे कबल मुश्किल था। वो सफ़ेद कल्फ लगे शलवार सूट में मलबूस, शाने पर तमकनत से स्याह चादर डाले हुए था। पैरों में लशपश करते काले जूते थे। एक एक नए नक्श ऐसा जैसे बड़ी फुर्सत से तराशा गया हो। ऊंचा, पूरा, भरपूर, वजीह मर्द अपना आप एक लड़की की मोहब्बत में भुलाए इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर ज़मीन पर घुटनों के बल ढेर होता चला गया। खुद को और इशाल को अजनबियत के इस मकाम तक लाने वाला वो खुद ही था। मोहब्बत ने नज़रें फेरी तो सारी की सारी मसलहत धरी की धरी रह गई। उसे लगा उसने लौटने में बहुत देर कर दी थी। वक्त दौरान ने शायद उनका नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान कर दिया था। शाम से रात हो चुकी थी और वो ताहाल खुद को कमरे में मुकफ़ल किए बुत बनी बैठी थी। उसकी आंखों में आज एक भी आंसू नहीं था। इशाल ने उस हरजाई के लिए बहुत आंसू बहाए थे। अब तो जैसे आंखों की नमी भी साथ छोड़ गई थी। अब बस उसके अंदर एक आग थी, एक ना बुझने वाली आग। आग के भांबर उसके वजूद में उठते उसके दिल की बस्ती को उजाड़ रहे थे। दिल का आशियाना तो वो एक बार पहले भी अपने हाथों से उजाड़ गया था, फिर अब क्यों इतने अरसे बाद वो लौट कर आया था। वो खुश थी या नहीं, मगर वो इस गोशा नशीनी की ज़िंदगी से मुतमिन ज़रूर थी, क्योंकि आज वो शख्स उसके सामने आकर उसके सुकून में खलल डालकर अपने रास्तों पर वापस लौट गया था। अगर लौटना ही था तो फिर वो आया ही क्यों था। कई तरह के सवालात भाप की तरह उठते हवा में तहलील हो रहे थे, क्योंकि किसी भी बात का जवाब इशाल के पास नहीं था, और जिसके पास जवाब था वो किसी सूरत इसी एक नतीजे पर पहुँचते हुए इशाल ने ज़िंदगी की आंखों में और जिसके पास जवाब था वो किसी सूरत उससे मुखातिब होने की रवादार नहीं थी। इशाल की बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स था, शाहवेज़, और वो उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। बस इसी एक नतीजे पर पहुंचते हुए इशाल ने ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर देखने की जुर्रत अपने अंदर पैदा की और एक लंबा सा बात लेकर वो तरोताज़ा हवा खाने टेरेस पर चली आई। आने से पहले वो अपने लिए एक कप काफ़ी बनाना हरगिज़ नहीं भूली थी। गर्मा गर्म काफ़ी का एक घूंट अंदर जलते आग जैसे जज्बात से गोया जंग लड़ रहा था। टेरेस पर खड़े होकर पेशावर की गलियों का नज़ारा करते हुए उसका दिमाग अजीब ही तरह खलाओं में सफ़र कर रहा था। कभी दिल चाहता वो पिछली बार की तरह इस मरतबा भी कहीं रूह पोश हो जाए और वह दीवाना वार उसे नगर नगर ढूंढता फिरे।
लफ्ज़ दीवाना वार पर तमाम तर सोचों को ब्रेक सा लगा। एक धक्के के साथ उलझनों की कितार को आइंदा वक्त के लिए कितार में लगना पड़ा। हाँ, वो कभी दीवाना तो था उसका। बस उसी एक बात पर इशाल का दिमाग सन्नाटे में आ गया। हवा के शोर से कान साएं साएं करने लगे। आज हवेली के वाहिद सपूत, हवेली के वारिस जहानदाद खानजादा के इकलौते बेटे शाहवेज खानजादा की वतन वापसी थी। उसकी वापसी की खुशी में हवेली में एक बड़ा जश्न रखा गया था। पूरा गांव जहां मधु था, हर तरफ गहमा गहमी का आलम था। हवेली की चहल पहल देख देख कर जहांदाद खानजादा का सीना फखर से मजीद चौड़ा हुआ जा रहा था। आज उनका इकलौता बेटा, हवेली का वली अहद, अपनी जवानी के पूरे जोबन पर पहुंचकर अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने इलाके पर राज करने वापस आ रहा था। उनकी खुशी और जोश का कहीं कोई ठिकाना नहीं था। तो वहीं लुबना भी बेटे की आमद का वक्त गिन गिन कर गुजार रही थी। इशाल घंटों से तैयारी में मशगूल थी। मुकम्मल तैयारी के बाद 1000 बार खुद को आईने में देख लेने के बाद भी उसकी तसल्ली नहीं हो पा रही थी। बस कर दो इशाल, शाहवेज तुम्हारी अदाओं का यूं भी दीवाना है। इतना तरद्दुद करोगी तो लड़का हवास खो बैठेगा। मुझे तो डर है कहीं तुम्हारे इश्क में कोई जोग लेकर जंगलों का रुख ही न कर ले। कमरे में दाखिल होते हुए दारिया ने उसकी तैयारियों पर चोट की तो इशाल का चेहरा शर्म से गुलाबी पड़ता उसके हुस्न को मज़ीद दुआश्ता कर गया। अच्छा है ना भाभी, वो ऐसी ही किसी सुनसान जगह का रुख कर ले, मेरा क्या है। मैं तो उसका पीछा करती करती वहीं पहुंच जाऊंगी। फिर हम दोनों मिलकर जंगल में मंगल करेंगे। वो मख्फी लकड़हारा बन जाएगा और मैं सारा दिन उसके इंतज़ार में उसका मनपसंद खाना बनाए पलके बिछाए रहूँगी। और फिर जब वो वापस आएगा तो उफ, आगे तो मत ही पूछें। इशाल ने लुत्फ लेते हुए 1980 के ज़माने की फ़िल्म की मंजरकशी की तो दारिया बेख्तियार हंसने लगी। झली लड़की, अपनी फैंटेसी से बाहर निकल आओ। जंगल में कितने खूनखार जानवर होते हैं अंदाज़ा है तुम्हें? एक छिपली को देखकर तो पूरी हवेली सर पर उठा लेती हो तुम। याद है 2-4 साल पहले का वाकया? दारिया ने कुछ याद दिलाते हुए उसे छेड़ा तो बेख्तियार उसके गुलाबी लिपस्टिक से सजे खूबसूरत होंठों पर जलतरंग सी हंसी बिखर गई। इन दिनों सख्त सर्दी थी। एक रात इशाल के कमरे में छिपकली घुस आई। इस पर निगाह पड़ते ही उसने ज़ोर से चिल्लाई कि अलिमा। शाहवेज भागा दौड़ा सबसे पहले उसके कमरे में पहुंचा था। खौफ व हरास की मारी वो इसके सीने से लिपट गई। क्या हुआ इशाल? आधी रात को उसके इस तरह कहराम मचा देने पर शाहवेज के दिल में जाने क्या क्या वसवसे पैदा हुए। गुस्सा और गैरत दोनों ही उबल पड़े। वो उसके सीने में मुँह छुपाए हुए थी। उसी हालत में छत पर रेंगती छिपकली की जानिब इशारा किया। वो जो उसे अपनी बाहों के हिसार में लिए उसकी गैर होती हालत के पेश नज़र उसे तसल्ली दे रहा था। जब उसकी उठी उंगली के ताक़ुब में देखा तो हंस हंस कर लोट पोट होने लगा। इशाल हैदर खानज़ादा जैसी बहादुर और जंगजू लड़की एक छोटी सी छिपकली से डर कर थर थर काँपने लगी। वो मुसलसल हंसता ही चला जा रहा था। इशाल ने सर उठाकर उसे खफकी भरी नज़रों से देखा। आपका दिल है ये पत्थर, देख नहीं रहे वो कितनी खौफनाक है? कैसे बड़े बड़े दीदे फाड़े मुझे ही हरास कर रही है। इशाल के मासूमियत भरे शिकवे पर वो मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ हुआ। मोहतरमा, मेरी बाहों में आकर मेरे दिल में तम बर्पा कर दिया है तुमने। ख़तरनाक तो मैं भी साबित हो सकता हूँ तुम्हारे लिए। मुझसे डर नहीं लग रहा तुम्हें? उसे अपने मजबूत बाजुओं में जकड़ कर अपने सीने से लगाते हुए शाहवेज ने उसकी गाल पर हल्की सी शरारत की तो इशाल का पूरा वजूद किसी अंगारे की तरह दहकने लगा। उसकी गुर्बत के एहसास ने थोड़ी देर कबल छाए डर के माहौल को यकसर बदल दिया था। आप पर मुझे खुद से ज़्यादा यकीन है। आप कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे कभी मेरी ज़ात पर कोई आंच आए। वैसे भी आप मेरे शोहर हैं, आपसे मुझे क्या ख़तरा हो सकता है? और बिलफर्ज अगर आपने अपनी टूथपेस्ट वाली स्माइल दिखा दिखा कर मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं जाकर सीधा तायाबा से शिकायत कर दूंगी आपकी अच्छे से मरम्मत करेंगे वो। इसके बाद आपको ये बात बेहतरीन तरीके से याद भी आ जाएगी कि हमारा निकाह इस वादे पर किया गया था कि हम रुखसती तक इसे सिर्फ मंगनी समझेंगे। बड़े तहम्मुल से ठहरे हुए लहजे में कहते हुए इशाल ने खुद को इसके हिसार से आज़ाद करवा लिया। कम बहुत किस मनहूस ने मुझे मशवरा दिया था इस खाली निकाह के चक्कर में पड़ने का। मुझे चाहिए था निकाह की बजाय सीधे शादी की फरमाइश करता। इस तरह इंग्लैंड साथ ले जाने का परमिट भी मिल ही जाता। वह गहरी आह भरता अपने फैसले पर पछताया तो इशाल को हंसी आ गई। लेकिन जाना, तुम तो समझ सकती हो ना मेरे जज्बात। वैसे भी इश्क तो यही जंजीरें तोड़ना सिखाता है। मैं 2 दिन बाद चला जाऊंगा, पर मैं तुम्हारे और अपने दरमियान इतनी ढेर सी दूरियां छोड़कर नहीं जाना चाहता। वैसे भी प्यार तो वो होता है जो चुप चुप कर किया जाए। तुम तो फिल्मी किस्म के रोमांस की यूं भी बड़ी दीवानी हो। वह धीरे धीरे बोलता उसकी धड़कनों पर वार कर रहा था, साथ ही उसे कलाई से थाम कर वापस अपने करीब भी कर लिया। इशाल ने बदिक्कत निगाह उठाकर उसे देखा और उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरती हुई बोली, आपको पता है जब किसी बड़ी ही रोमांटिक फिल्म में हीरो हीरोइन इस तरह छुप छुप कर रोमांस कर रहे होते हैं तो क्या होता है?
اشال نے شاہویز کے کان کے قریب سرگوشی کے سے انداز میں کہا کیا؟ بڑا بے چین ہو کر سوال پوچھا گیا۔ تایا ابو بھابھی جلدی آئیں تایا۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخی تو شاہویز نے آن کی آن میں اس کے ہونٹوں پر اپنی سخت ہتھیلی جما دی، ساتھ ہی تند و تیز نظروں سے اسے گھورا، مگر وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ اسی وقت سیڑھیوں پر ٹھپ ٹھپ کی آواز بلند ہوئی۔ اشال خود کو اس کی قید سے آزاد کرواتی فوراً دروازے کی جانب لپکی۔ اسی وقت کمرے میں تایا، ابا، تائی امی سمیت داخل ہوئے۔ داریا بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ سب کے چہرے پر ہی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ تایا ابا نے لاڈلی کو سامنے پاتے ہی تڑپ کر پوچھا۔ تایا ابا دیکھیں نا، میرے کمرے میں کتنی خطرناک چھپکلی گھس آئی ہے، اور یہ شاہویز نکال ہی نہیں رہے۔ اس نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑے۔ شاہویز نے لاکھ آنکھیں دکھائی مگر اثر ندارت۔ حد کرتی ہو تم بھی اتنی بڑی ہو گئی مگر عقل نام کو نہیں۔ ایک اتنی سی بات کے لیے آدھی راہ کو چیخو پکار مچا کر سب کے دل دہلا دیے تم نے، بے وقوف لڑکی۔ تائی اماں اس کی حرکتوں سے خفا ہی رہتی تھی۔ ارے بھائی کیا ہو گیا ہے لبنہ؟ رات کے اس پہر بھی آپ بچی کو ڈانٹ رہی ہیں؟ اور کیوں بھائی شاہویز، کیوں تنگ کر رہے ہو میری گڑیا کو؟ فوراً چھپکلی نکالو کمرے سے باہر۔ تایا ابا نے لبنہ بیگم کو ٹوکتے ہوئے شاہویز کو حکم دیا۔ لبنہ بیگم اور تایا آگے پیچھے کمرے سے نکل گئے تو داریا نے بڑی تیکھی نظروں سے دونوں کو گھورا۔ شاہویز میاں، تم اتنی رات کو اشال کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ میدان کھلا پا کر داریا نے شاہویز پر حملہ کیا۔ چند روز پہلے ہی ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، جس کے پیش نظر ان کی ملاقاتوں پر آج کل خاصے پہرے بٹھائے جا چکے تھے۔ اشال نے تو سرے سے سوال ہی انسنا کر دیا۔ میں کیا کرنے آؤں گا یہاں؟ وہ تو یہ چڑیل چیخ رہی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں اس نے اتفاق سے آئینہ تو نہیں دیکھ لیا، اسی وجہ سے اسے دیکھنے چلا آیا۔ ایکسکیوز می مسٹر شاہویز خانزادہ، اگر میں آئینہ دیکھتی نا تو مجھے پری نظر آتی، البتہ کہیں تم خود کو دیکھ کر صدمے سے نہ مر جانا، مچھر کہیں کے۔ اشال اس کے مذاق پر فوراً چڑ جاتی تھی اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ اس کی ٹانگ کھینچتا رہتا تھا۔ داریا ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ جلدی سے تم دشمن کو علاقہ غیر سے بھگاؤ اور اس کے بعد خود بھی تشریف لے جانے کی تیاری پکڑو، تب تک میں اور اشال نیچے کچن میں کافی بنا لیتے ہیں۔ کہتے ہوئے بھابھی نے باہر کا راستہ لیا۔ اشال نے بھی ان کا پیچھا لیا۔ سنو اشال، شاہویز کی پکار پر وہ رک کر مڑی۔ ایک کپ کافی میرے لیے بھی بنا کر دے جانا۔ بظاہر وہ سرسری سا پیغام تھا مگر اس کی آنکھوں سے الگ طرح کے جذبے چھلکتے اشال کا دل زور سے دھڑکا گئے۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے فرار ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے نہ ہی چھپکلی واپس آئی تھی اور نہ ہی ریسکیو کرنے والا واپس لوٹا تھا۔ اشال اور شاہویز کی نسبت بچپن سے طے تھی۔ کچھ ان دونوں کا جھکاؤ بھی ایک دوسرے کی جانب شروع سے تھا۔ نٹ کھٹ سی اشال ہو یا سنجیدہ سوبر مگر اشال کے ساتھ ہمیشہ شرارتیں کرنے رہنے والا شاہویز، دونوں ہی حویلی کی رونق تھے۔ اشال 14 سال کی تھی جب ایک فضائی حادثے میں اس کے والدین کے ساتھ ساتھ نو بیاہتا جوانی کی حدوں کو چھوتے اکلوتے پیارے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ حویلی میں قہر مچ گیا تھا۔ تین میتیں ایک ساتھ اٹھیں تو دلوں میں بس ویرانی ہی چھوڑ گئیں۔ اس وقت شاہویز ہی تھا جس نے سب کو سنبھالا۔ اشال اسے چاہتی تو ہمیشہ سے تھی مگر اتنے کڑے وقت میں اس کا ساتھ پا کر اس نے شاہویز کے بنا خود کو تصور کرنا بھی جیسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ پوری طرح اس کی دیوانگی میں گم ہو چکی تھی۔ ادھر شاہویز کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ وہ بھی اشال کے ایک اشارے پر ہر حد سے گزرنے کو تیار تھا۔ شاہویز عمر میں اشال سے پورے 6 سال بڑا تھا مگر ذہنی ہم آہنگی کی بدولت عمروں کا فرق کبھی نمایاں ہونے ہی نہیں پایا تھا۔ 2 سال بعد جب شاہویز ہائر ایجوکیشن کے لیے انگلینڈ جا رہا تھا، اس نے خود کہہ کر اپنا نکاح اشال سے پڑھوایا۔ اس کے اس فیصلے پر سبھی خوش تھے۔ دھیرے دھیرے سب کی خوشیاں لوٹ رہی تھیں مگر ان کے بیچ ایک وجود ایسا بھی تھا جس کی بنجر زندگی کی جانب کبھی کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ داریا بھابھی، آپ کہاں کھو گئی؟ سہانے خیالوں کو جھٹکتے ہوئے اشال نے چپ چاپ سی بیٹھی داریا کو مخاطب کیا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ چونکی۔ دراصل میں سوچ رہی تھی آج خیر سے شاہویز واپس آ جائے گا اور ٹھیک 2 ہفتے بعد تم دلہن بنی اس کی سیج پر بیٹھی ہوگی۔ بس ایک بار تمہیں اس کے حوالے کرنے کی دیر ہے، پھر تو ہم جیسوں کو تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکنے دے گا۔ اس کا بس نہیں چلتا ورنہ وہ تم پر قبضہ ہی کر لے۔ اپنی مردہ سوچوں کو پس پردہ ڈال کر فوراً داریا نے موضوع اس کی طرف پلٹا۔ خیر اب ایسا مجنون بھی نہیں ہے آپ کا دیور۔ آپ کو پتہ ہے جب سے گیا ہے ایک بار بھی مجھ سے فون پر بات نہیں کی۔ موصوف خط لکھتے اور مجبوراً مجھے بھی کاغذوں پر اپنی ہتھیلیاں گھسانی پڑتی تھیں۔ انتہائی پرانے زمانے ٹائپ کا عاشق ہے۔ بھلا انگلینڈ جیسے مصروف ترین معاشرے میں اتنا وقت نکال کر کون خط لکھتا ہے؟ وہ منہ وسور کر بولی۔ داریا کو بے اختیار اشال کی قسمت پر رشک آیا۔ عقل سے پیدل لڑکی، یہی تو خاص بات ہے۔ انٹرنیٹ کے زمانے کی مصروف ترین زندگی میں بھی وہ خاص طور پر وقت نکال کر تمہارے نام خط میں اپنے جذبات سمو کر بھیجتا ہے۔ کوئی دیوانہ ہی کر سکتا ہے ایسا۔ تمہیں تو اپنی قسمت پر نازا ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا ہے تمہاری زندگی میں
جو تمہاری خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں محبت جیسا تحفہ قیمتی تحفہ نہیں ہوتا، قدر کیا کرو۔ داریہ کے لہجے کی اداسی اشال کے دل میں چبھی تھی۔ داریہ محض چند دن کی دلہن تھی جب مظاہر خانزادہ مٹی کے ڈھیر تلے جا سوئی، بیوگی کی چادر اوڑھے بے رنگ زندگی گزارتی اپنی بھابھی پر اشال کو طرز تو آتا تھا، مگر وہ ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ چھوٹے خان آ گئے کا شور مچا تو ہر جانب ڈھول پٹاخوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ داریہ بھی شاہویز کے استقبال کو نکل گئی، مگر اشال کے قدم جیسے جم سے گئے تھے۔ اس سے ملنے کے لیے بری طرح بےتاب ہونے کے باوجود اس کے سامنے جانے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ سالوں بعد اپنے من چاہے شوہر سے سامنے کے احساس نے من میں ایسی گدگدی کی کہ شرم و حیا کی لالیوں نے چہرے پر گلال بکھیر دیا، اور وہ اسی احساس میں گھری سارا وقت کمرے میں بند رہی۔ دروازے پر ذرا سے کھٹکے سے دل تڑپ جاتا، کہیں وہ تو نہیں چلا آیا، مگر خاصی رات بیتنے کے بعد بھی وہ نہ آیا تو وہ متفکر سی آخرکار باہر آ گئی۔ پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ سب یقیناً تھک ہار کر اپنے اپنے حجروں میں سونے جا چکے تھے، مگر سوال یہ تھا کہ آخر وہ کہاں تھا؟ اس سے ملے بغیر وہ سو تو ہرگز نہیں سکتا تھا۔ اس نے یقین سے سوچا تو آخر دشمن اپنے مورچے سے برآمد ہو ہی گئے۔ جانی پہچانی سی آواز پر اشال کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ کرنٹ کھا کر پلٹی تو ہاتھ میں پکڑے جدید ماڈل کے فون کی فلیش لائٹ آن کیے وہ کھڑا ملا۔ اصل میں تو آپ کسی بل میں گھسے بیٹھے تھے۔ کیا فائدہ آپ کے اس برانڈڈ ایکسپینسو فون کا، جب کبوتروں کے زمانے کی تکنیک سے ہی کام چلانا تھا؟ اشال نے تو گویا طنز اس کے لیے سنبھال رکھا تھا۔ میں اگر بقول تمہارے تار لکھنے والا پرانے زمانے کا بسیدہ ترین عاشق ہوں تو تم کون سا 21ویں صدی کی بیبی گرل ہو؟ میری آمد کا سنتے ہی لال پیلی سی ہو کر بلیک اینڈ وائٹ مدھو بھالا کی طرح تتر بتر سانسیں سنبھالتی گھر کے کونوں خدروں میں چھپتی پھر رہی ہو۔ شاہویز نے صاف گوئی کی حد کر ڈالی۔ اشال نے خفا ہو کر سرتا پاؤ سے دیکھا۔ پیروں میں واش روم چپل تھی، بلو جینز پر فقط بکنیان پہنے ہوئے تھا، گھنی مونچھوں کے سائے میں مسکراتے ہوئے گلابی لب، سرخی مائل سفید رنگت نکھری ہوئی سی، اور اس کی سحر انگیز نیلی آنکھوں میں جذبات کا امڑتا ایک جہان آباد تھا۔ اس کے پہلے والے نو عمر سے چہرے پر وقت نے مردانگی کے تاثرات کا پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ اس سادہ سے حلیے میں بھی پہلے سے بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اشال ساری خفگی بھول کر بس یکٹک اسے دیکھے گی جو قدم قدم اسی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شاہویز اس کے چہرے پر جھکا تو اشال کی پلکیں اپنے آپ جھکتی چلی گئیں۔ اس کی سیاہ پلکوں پر شاہویز کے لبوں نے دھیرے سے جنبش کی تھی۔ اس کے نرم و ملائم دھیمی سی مسکان سے سجے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے شاہویز نے اسے اپنے قریب تر کرنا چاہا، مگر اشال دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پوری قوت سے اسے دھکیلتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے کھڑے شاہویز کے لبوں پر بڑی دل فریب سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاہویز کے اس والہانہ پن کے اظہار نے اشال کے دل میں چھپے تمام خدشات کو مات دے دی تھی۔ اس کا اعتماد شاہویز کی محبت پر اور بھی گہرا ہو گیا کہ شاہویز خانزادہ صرف اشال کا تھا۔ نالائق لڑکی، پڑھائی سے بچنے کا بہانہ چاہیے تمہیں، مگر شادی کے نام پر تمہیں تعلیم سے فراغت جیسی عیاشی میں کرنے نہیں دوں گا۔ ایڈمیشن فارم منگوائے ہیں تمہارے لیے اور بنا چون چرا کے تم فارم فل کرو گی۔ شاہویز کو آئے 2 دن ہو چکے تھے، سب سے ملاقاتوں میں دن نکلنے کا اندازہ نہیں ہوا تھا، سو آج موقع ملتے ہی اس نے اشال کے کان کھینچے، جس نے مزید تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت سبھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود ناشتہ کر رہے تھے۔ اشال نے منہ بسورتے ہوئے پہلی فرصت میں تایا ابا کی طرف دیکھا۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ شاہویز نے ٹوک دیا، بابا کی سپورٹ اس معاملے میں میرے ساتھ ہے، اس لیے آئیں بائیں شائیں میں وقت برباد مت کرو۔ لیکن میں پڑھ کر کیا کروں گی؟ میں نے کون سی جاب کرنی ہے؟ سل کے بال اتروانے کا کیا فائدہ؟ ویسے بھی اب شادی کے بعد بندہ گرہستی سنبھالے یا پھر سائنس کے فضول اور خوش قسم کے لیکچرز اٹینڈ کرے۔ اشال پھر بھی مزاحمت سے باز نہ آئی تو آملیٹ کھاتے کھاتے شاہویز نے رک کر اسے دیکھ کر باقاعدہ قسم کی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ اشال نے ناشتہ کرنا بھول کر اس نئی افتاد سے نمٹنے کو تیار بیٹھی تھی۔ حویلی کے سارے کاموں کے لیے نوکروں کی پوری پلٹن ہمہ وقت دستیاب رہتی ہے، تم کون سی گرہستی سنبھالنے کی بات کر رہی ہو؟ بچہ میں تو کون سا 24 گھنٹے تم نے میری خدمتوں میں گزارنے ہیں؟ اپنے فالتو سے ڈرامے دیکھنے کے لیے وقت نکالتی ہو، ٹھیک ویسے ہی پڑھائی کے لیے بھی نکال لینا۔ اگر تمہاری تعلیم کے لیے مجھے تھوڑا بہت ایڈجسٹ کرنا بھی پڑا تو میں کمپرومائز کے لیے تیار ہوں، اور خبردار جو آئندہ یہ جہلوں والی باتیں کی۔ ایک عورت ہی تعلیم سے اپنی آئندہ نسلوں کو سنوارتی ہے۔ تعلیم ذہنی کشادگی کا نام ہے، ہر معاشرے میں اس کی سخت ضرورت ہے تاکہ اسے صرف پیسہ کمانے کی ضرورت نہ سمجھا جائے۔ تعلیم ایک ذہنی تربیت کا نام ہے۔ تعلیم انسان میں صحیح غلط کا شعور پیدا کرتی ہے، ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کا ہنر دیتی ہے۔ مجھے حالات سے لڑ کر اپنے دم پر جینے والی عورتیں بہت متاثر کرتی ہیں اشال، اور میں تمہیں بھی مضبوط ترین اور نڈر بنانا چاہتا ہوں تاکہ دوسروں کے سائے میں جینے کے باوجود تمہارے اندر تنہائی کو جھیلنے، اپنا سہارا خود بننے کی ہمت پیدا ہو سکے۔
शाहवेज ने असहज संजीदगी से कहते हुए इशाल की बोलती बंद करवा दी। शाहवेज जब किसी मौक़िफ़ पर डट जाता तो पीछे हटने का तो सवाल ही नामुमकिन था। इसीलिए इशाल ने मज़ीद किसी बहस में पड़ने की बजाय मामला आइंदा पर उठा रखा। तुम्हारा फ़लसफ़ा हो गया हो तो शॉपिंग का भी प्रोग्राम बना लो। तुम्हारे बाबा कल कराची जा रहे हैं, मैं भी शॉपिंग के सिलसिले में उनके साथ ही चली जाऊंगी। 4 दिन बाद हमारी वापसी होगी। मैं चाहती हूँ ये दिन तुम लोग लड़ाई में ज़ाया करने की बजाय शादी की तैयारियों में सर्फ करो। ईशा, तुम जो भी शॉपिंग करना चाहती हो जाकर शाहवेज़ के साथ ही कर लेना। वैसे भी तुम्हें पहनना है और इसे देखना है, और फिर ये आजकल के जदीद फैशन मेरी तो समझ से बाहर है। तायम्मा की बात पर इशाल खिल उठी। शॉपिंग उसके पसंदीदा तरीन कामों में से एक थी। बिल्कुल तायम्मा, जैसे आपका हुक्म। शाहवेज़ उसे फरमाबरदारी के रिकॉर्ड तोड़ते देखकर नज़रों ही नज़रों में इशारे से दाँत पेश की तो वो बल खालती कुर्सी से उठी और सबकी जानिब मीठी मीठी मुस्कुराहटें बखेरती मंजर से गायब हो गई। इस सब से लाताल्लुक सी दारिया खामोश सी बैठी खाने की प्लेट पर नजरें जमाए और ही दुनिया में खोई रही थी। रात को मुलाजमा ने एक चिट्ठी लाकर इशाल को थमाई। लिखाई पर पहली नज़र डालते ही वो पहचान गई। भेजने वाला और कोई नहीं, शाहवेज़ था। चांद तारे सारे दिल फर्शे राह किए तुम्हारे मुंतजिर हैं, एक लाइन की इबारत में ढेरों पैगामात छुपे हुए थे, जिसमें एक ये कि वो छत पर उसका इंतज़ार कर रहा था। इशाल इस वक्त स्याह जीन पर शॉकिंग कलर की कमीज़ पहने हुई थी। जल्दी से बिस्तर से उतरी, लिबास की शिकने दुरुस्त की, साथ ही खुले बालों में ब्रश चलाकर सीने पर दुपट्टा डाला, पैरों में चप्पल उरस कर छत की जानिब लपकी, जहाँ फन फैलाए नाक की तरह खामोशी का राज था। मगर छत पर चार इतराफ दिए रोशन थे, साथ ही फर्श पर सुर्ख गुलाब की पत्तियां बिछी हवा के ज़ोर से उड़ती फिर रही थीं। दियों के शोले भी लड़खड़ाते जाते, मगर छत को चांद रात की तरह सजाने वाला हनूज गायब था। खान, आप कहाँ हैं? नज़रें उसी की तलाश में इधर से उधर भटक रही थी। क्या ये तुम मुलाजमों की तरह मुझे हमेशा खान खान कहती रहती हो? कभी भी स्वीट हार्ट, जाना वगैरह कहकर बुला लिया करो। सीढ़ियों की जानिब से बरामद होते हुए शाहवेज़ ने मदमज़ा सा होकर कहा, मुझे अच्छा लगता है आपको खान कहना, बल्कि आपको खुश होना चाहिए। आपकी बीवी खुद को आपकी अदना सी कनीज़ समझती है। इशाल के लफ्ज़ों में कुछ ज़्यादा ही चाशनी घुली देखकर वो ठटका, मगर फिर सर झटक दिया। कर दी ना पेंडू लड़कियों जैसी बात। मर्द के शाना बशाना खड़े होकर अपना हक वसूलना कब सीखोगी तुम? इंतहाई अजीबोगरीब किस्म के मर्द की वलादत हो गई है हमारे ख़ानदान में। मुझे चाहिए शादी के बाद आपके लिए एक खाना खुद गर्म करो का बैनर लगाकर चिपका दूँ घर में। शाहवेज़ की बातों पर इशाल को हैरत ही होती थी। पहले तो जैसे तुम्हारे ही पकवान खाकर जवान हुआ हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अदना व आला के तराजू से निकलकर माशरे के बाशूर लोगों में शामिल हो जाओ। आपके सर पर अंग्रेज़ों का बुखार चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं। हम जैसे सादा लोग बगैर किसी गर्ज के पूरे दिल से मोहब्बत करने वाले लोग तो अब आपको जाहिल ही लगेंगे। आप तो किसी लंदन पर लड़की से ही शादी कर लें। वो बहुत जल्दी खफा हो जाती थी। अब भी वॉकआउट करने लगी तो शाहवेज़ ने हाथ से पकड़कर उसे रोक लिया। 7 समंदर पार की खाक छानने के बाद भी तुम जैसी एक नहीं मिली, वरना मैं तुम्हारी इस दूसरी शादी वाली ऑफ़र को ज़रूर कबूल कर लेता। उसके चेहरे पर बिखरी लटें संवारते हुए शाहवेज़ ने बड़ी संजीदगी से कहा। इशाल ने आंखों में अंगारे भरकर उसे यूं घूरा जैसे जान ही ले लेगी। सोचिएगा भी मत, मैं आपका खून पी जाऊंगी। ओहो, मेरी खून आशाम बला, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसे इतना सीरियस देकर शाहवेज़ ने तसल्ली देना चाहिए। इंग्लैंड में कहीं आपका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था? आप मेरी कसम खाकर सच सच बताएं मुझे। इशाल ने उसका दायां हाथ अपने सर पर रखते हुए भरपूर शक की निगाहों से उसका मुआयना किया। आया शक्ल पर झूठ का शाइबा भी दिखाई दे तो वो फ़ौरन पकड़ ले। तुम अब मुझ पर शक कर रही हो? उसका यह मासूम अंदाज शाहवेज़ के दिल में तीर की तरह पेवस्त हुआ था। आप मेरी कसम खाएं। इशाल तकरीबन रूहानी हो गई। अच्छा मोहतरमा, तुम्हारी कसम, मेरी कसम, मुझे सबकी कसम। मेरा किसी के साथ कोई भी चक्कर नहीं था। खुश, उसकी तशफ़ी करवाना बहुत ज़रूरी था। शुक्र है अल्लाह का। अपने दिल पर हाथ रखते हुए इशाल ने अपनी रुकी सांसें बहाल की। वैसे खूब है, बेवफाई के डर से वफा के सबूत के तौर पर भी तुमने अपनी कसम खाने को कहा। बेवकूफ़ लड़की, अगर मैं सचमुच बेवफा होता तो तुम्हारी झूठी कसम भी खा सकता था। कह कहा लगाता शाहवेज़ उसे छेड़ने से अभी बाज ना आया। जी नहीं, आप कभी भी मेरी झूठी कसम नहीं खा सकते। वफा बेवफाई एक तरफ, मगर आपकी मोहब्बत सच्ची है, इस बात पर मुझे अपने ईमान की तरह यकीन है। अब आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आप ये तो नहीं चाहेंगे कि मैं भरी जवानी में मर जाऊं? हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। तुम भरी जवानी में चल बसी तो मेरा क्या होगा? मुझे तो फिर बहालत मजबूरी ही से ही दूसरी शादी करनी पड़ेगी। वो समझदारी से सर हिलाता उसे दांत पीसने पर मजबूर कर गया। देखें शाहवेज़, आज आप कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा बोल रही हैं। अगर आपने मेरा दिल जलाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है तो मैं जा रही हूँ। वो फिर से जाने के लिए तैयार हुई तो शाहवेज़ ने फ़ौरन हाथ जोड़ दिए।
अब बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। अच्छा पूछो तो सही, मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया? गुफ्तगू का रुख दूसरी जानिब मुड़ा। यकीनन आपने मुझे यहाँ डेट पर बुलाया है। इशाल ने अपनी जहालत का सबूत देना चाहा। वो भी ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ डांस प्रैक्टिस के लिए बुलाया है। अपनी शादी पर हम शानदार किस्म का कपल डांस करेंगे। शाहवेज़ की फरमाइश पर इशाल को गशी पड़ गया। क्या दिमाग चल गया है आपका? ख़ानदान के तमाम बड़े बुजुर्गों के सामने मैं आपकी बाहों में बाहें डाले डांस करूंगी? सोच भी कैसे लिया आपने? मैंने कहा ये तो तुमने खुद सोचा है। मैं तो बेडरूम में अकेले डांस करने के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारी वेडिंग वीडियो के एंड उसी डांस पर होगा। शाहवेज़ अपनी और इशाल की वेडिंग वीडियो के बारे में उससे पहले ही डिस्कस कर चुका था। उसने प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र भी हायर कर रखे थे। वो जदीद दौर के ट्रेंड के मुताबिक अपनी मोहब्बत की पूरी कहानी फिल्मबंद करवाना चाहता था। उनके प्यार के आगाज़ से लेकर मिलन तक की पूरी दास्तान के एक छोटा सा दुरानिया रिकॉर्ड करवाना चाहता था। इशाल को इसका प्लान बेहद पसंद आया, इसलिए वो दोनों कल सबको लाहौर का बताकर 3 दिन के लिए हुंजा जा रहे थे। इस बारे में सिर्फ उन्होंने दारिया भाभी को आगाह किया था, जो उनके साथ ही जाने वाली थी। वैसे खान, आप मेरे दिल की हर ख्वाहिश बिना पूछे कैसे जान लेते हैं? ये भी एक टैलेंट है। कुछ दिन मेरे साथ रहो, अच्छी तरह सिखा दूंगा ये सब। ख़ास तुम्हारी खातिर तुम्हारे फेवरेट सिंगर से पूरे इवेंट के लिए फ्रेश गाने तुम्हारी शान में तैयार करवाए हैं मैंने। मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया है इस चक्कर में। फिर भी कल तुम मुझसे शिकवा कर रही थी कि तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लेकर आया मैं। खुद की सीट कंफर्म सॉरी खुद की सीट कंफर्म करवाने के पैसे बच गए थे। इतना शुक्र करो। अगर बाबा को इन फजूल खर्चियों का पता चला, अच्छी तरह क्लास लेंगे वो मेरी। उसने लगे हाथों अपनी गरीबी का दुखरा रोया। सच बात है खान, फजूल खर्ची तो बहुत की है। आपको नहीं लगता जहाँ हम खुद पर इतनी अय्याशी कर रहे हैं, हमें गरीबों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए? वो करीब रखे तख्त पोश पर बैठ गई। बिल्कुल नेक ख्याल है। इस गांव के लोग हमारी जिम्मेदारी हैं, हम इनके सरदार हैं। हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? वो भी उसके साथ ही बैठ गया। इशाल को मुसलसल सोच में गुम देखकर शाहबाज ने ठोका दिया। खान, मैं सोच रही थी अपने गांव में एक ऐसा होटल खोले जहां हम रोज़ गरीबों और मुसाफिरों को मुफ्त में खाना खिलाए। मुस्तहकीन तक हमारी खैरात पहुंचने का इससे अच्छा और क्या ज़रिया होगा? मैं नहीं चाहती कोई बेबसी की हालत का मारा फाका कशी में मुबतला हो। माशाअल्लाह मिसिस खान, आपका दिमाग इतना भी बंजर गैर बात नहीं बल्कि काफ़ी जरहेज़ है। मेरे ख्याल से फौरी तौर पर इस सिलसिले का आगाज़ कर देते हैं। पुरानी हवेली से अच्छी जगह इस काम के लिए और कहीं हो ही नहीं सकती। मैं सोच रहा हूँ फार्म हाउस के साथ वाली ज़मीन पर गर्ल्स कॉलेज बना देते हैं, ताकि जो लड़कियाँ शहर न जा सकने के बाइस तालीम से महरूम रहती हैं वो भी इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सके। नेकी की बुनियाद पर अपने ताल्लुक़ को बनाएंगे तो इसकी जड़ें हमारी तवक्का से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। ये बंधन हमें हमारे दिलों को हर आफत और मुसीबत में जोड़े रखेगा। एक दूसरे के प्यार की अनजानी सी धड़कन हमारे दिल में हमेशा धड़कती रहनी चाहिए। खान, कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता अपनी खुशकिस्मती पर। आप जैसा अच्छा खरा अनमोल इंसान मुझे बगैर किसी कठिनाई बिना किसी आजमाइश से गुजरे कैसे मिल गया? वो बहुत सादा सी लव स्टोरी थी उनकी। ना कोई जंगजू किस्म का विलन था, ना कभी किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ था। फिर भी दोनों में अटूट प्यार था, एक दूसरे की संगत की चाह जिसने उन्हें एक मजबूत बंधन में बांध रखा था। अब तुम मेरी तारीफ़ें करके मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। इससे पहले कि मैं कोई ऐसी गुस्ताखी कर गुजरूं जिसके पेश नज़र तुम यहाँ से भाग जाओ, बेहतर है प्रैक्टिस शुरू करते हैं। शाहवेज़ की बात पर उसके कानों की लोबें तक सुर्ख पड़ गई। और एक वो था, आराम से म्यूज़िक सिस्टर ऑन करके उसे एक एक स्टेप समझाने और सिखाने लगा। वो दोस्तों की महफिल से आज खासी ताख़ीर से लौटा था। हवेली मामूल के मुताबिक अंधेरे में डूब चुकी थी। लंबी सी राहदारी अबूर करके वो अपने कमरे की जानिब मुड़ना चाहता था जब किचन से उसे किसी की बातों की आवाज़ें उठती महसूस हुई। उसके कदम थक गए। रात के इस पहर कौन हो सकता था? उसे किसी मर्दाना आवाज़ की भिनक न पड़ती तो वो शायद नज़रअंदाज करता, मगर रात के इस वक्त किचन में मौजूद निस्वानी आवाज़ों में गूंजने वाली ये मर्दाना आवाज़ किसकी थी? वो जानना चाहता था। वो काफ़ी फासले पर था, इसलिए बातों का मफहूम साफ सुनाई नहीं दे रहा था। बस लफ्ज़ों की गुटमिट होती आवाज़ें थी। उसके करीब आने पर आवाज़ें थम गई। शायद उसके कदमों की चाप ने सामने वाले को खबरदार कर दिया था। चौकन्ना सा होता वो किचन में दाखिल हुआ, लाइट ऑन की। भाभी आप? दारिया को देखकर उसे शौक लगा। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? उसका माथा ठनका, जबकि दारिया अपने लड़ते कदमों पर काबू पाने की कोशिश में बेहाल हुई जा रही थी। मैं यहाँ पानी लेने के लिए आई थी। बहाना माकूल था। उसके हाथ में इस वक्त पानी से बड़ा जग भी मौजूद था। शाहवेज़ के माथे पर पड़े बलों में कमी आई। मैंने सुना शायद यहाँ कोई और भी था। उसने साफ साफ पूछ लिया। हाँ, वो दरअसल मैं इंस्टाग्राम पर वीडियो देख रही थी। चाहो तो चेक कर सकते हो। और तुम्हारे सवाल करने का अंदाज़ कुछ उखड़ा उखड़ा और बेयकीन सा है।
दारिया ने संभलते हुए इमोशनल वार किया। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस आपकी हिफाजत के लिए पूछना चाहता था। शाहवेज पर शर्मिंदगी के मारे घड़ों पानी आ पड़ा। अपनी बेवा और पाक दमन भाभी के बारे में उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया। सारी रात ही वो खुद पर लानत मलामत करता रहा। अगले दिन जहादाद और लुबना की रवानगी के बाद शाहवेज और इशाल ने भी तैयारी पकड़ी। भाभी आप तैयार नहीं? रुखसत के वक्त भी दारिया को आम हुलिये में बैठे देखकर इशाल ने परेशानी के आलम में पूछा। चंदा, मेरी तबीयत कुछ नासाज सी है, ऐसे में तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारा भी प्रोग्राम बिगाड़ दूंगी। तुम दोनों चले जाओ, मुझे यही रहने दो। अजीब सी तबीयत हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इशाल ने गौर से उसे देखा। वाकई उसके चेहरे पर जर्दियाँ घुली हुई थी। खैरियत तो है ना भाभी? आप कहें तो हम रुक जाते हैं। शाहवेज ने भी उसका बुझा बुझा सा चेहरा देखा। नहीं नहीं, मैंने कल शायद कुछ गलत खा लिया, शायद हल्की सी फूड पॉइजनिंग है। मेरी दोस्त राबिया आ रही है आज मुझसे मिलने, बड़ी अच्छी डॉक्टर है, उसे ही दिखा लूँगी। तुम लोग जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊँगी। पक्का ना भाभी? सोच लें, अगर आप चाहें तो हम अब भी रुक जाते हैं, कल चले जाएंगे ना। इशाल को भी उन्हें इस तरह छोड़कर जाना मुनासिब नहीं लग रहा था। अरे ज़िद्दी गुड़िया, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम लोग मेरी वजह से नहीं गए तो तुम्हारा प्रोग्राम ख़राब करने के गम में मैं और बीमार हो जाऊँगी। प्लीज़ चले जाओ। दारिया के बेहद इसरार पर उसे अपना ख्याल रखने की ताकीद करके वो रवाना हो गए। शादी से पहले आपके साथ अकेले आउटिंग पर जाना मुझे सख्त मायूब लग रहा है। एक दफ़ा ताई अम्मी को कॉल कर लूँ। थोड़ा ही रास्ता गुजरा था कि इशाल को अजीब सा मलाल सताने लगा। कम ऑन इशाल, निकाह को शादी के लक़ब से नवाजा जाता है और हमारा निकाह बहुत पहले हो चुका है, इसलिए तुम ये दकियानुसी बातें सोचना बंद कर दो, या फिर तुम मुझे अपने आधे अधूरे शोहर के बजाय अपना दोस्त समझ लो। इस तरह तो मैं बिल्कुल भी आपके साथ नहीं जा सकती। आधा अधूरा शोहर ही एक बेहतर ऑप्शन है। उसकी तजवीज़ पर इशाल का चेहरा मज़ीद उतरा। शाहवेज ने एक तिरछी सी निगाह उस नाजुक कली के बेचैन से चेहरे पर डाली। गाड़ी को ब्रेक लगाकर वहीं सड़क किनारे रोक दिया। क्या हुआ? इशाल ने पूछा। ये तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ इशाल? तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरे साथ जाते हुए किस चीज़ का खौफ सता रहा है? मैं किसी तरह की हद कबलस वक्त पार नहीं कर सकता। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? उसकी आंखों में आंखें डालकर शाहवेज ने पूछा तो बेख्तियार उसने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, बस ये सोच रही थी ताई अम्मी को पता चला तो वो नाराज़ होंगी। उन्होंने मुझे आपके साथ तन्हाई में मुलाकात से भी मना किया था, कुछ कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। तो मेरे साथ बिल्कुल महफूज हो इशाल, कोई भी तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। हम आसाई से मैं खुद बात कर लूँगा। अब ये बच्चों जैसी बातें बंद करो और इस यादगार सफ़र को एंजॉय करो। शाहवेज ने एक मरतबा फिर मंजिल की जानिब रखते सफ़र बांधा, लेकिन वो दोनों लाहौर पहुँचे थे। वहाँ पूरा दिन शॉपिंग करने के बाद उन्होंने हुंसा का सफ़र शुरू किया। रास्ता भर वो दोनों गाते बजाते रहे। मंजिल के करीब इशाल तो थक कर सो गई, मगर शाहवेज मुसलसल ड्राइविंग में मसरूफ़ था, इसलिए वो अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक वक्त पर हुंसा पहुँच गए थे, जहाँ शाहवेज का हायर करदा वफद पहले से उनका मुंतज़िर था। तमाम रूम मेरे रूम के बिल्कुल साथ हैं। तुम्हारा रूम मेरे रूम के बिल्कुल साथ है। किसी भी वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम बआसानी मुझ तक रसाई हासिल कर सकती हो। तेज़ी से गेस्ट हाउस की सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़ते हुए उसने इशाल को आगाह किया। क्या मतलब है खान? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं कभी भी अकेली नहीं रही, मुझे डर लगता है। मैं अकेले अनजान जगह पर सो तक नहीं सकती। मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपके साथ आपके कमरे में रहूँगी। कमाल है, वैसे अजीब लड़की हो। पूरा रास्ता तुम्हें मेरी गुर्बत का गम सताए जा रहा था और अब तुम्हें मेरे साथ रूम शेयर करते हुए ज़रा फ़र्क नहीं पड़ रहा। कैसी बेशर्मी से मुंह फाड़े फरमाइश कर दी। सारी रात खौफ के साए में गुजारने से बेहतर है मैं थोड़ी सी बेशर्मी का मुजाहरा कर ही लूँ। वो भी दूबदू बोली। शानदार गेस्ट रूम का कमरा भी आलीशान था। बेड पर इशाल ने कब्जा कर लिया तो मजबूरन शाहवेज को सोफे पर सोना पड़ा। अगली सुबह कुछ अलग ही रंग बिखेर रही थी। पूरा दिन उनके रोमांस भरे नेचुरल सीन्स कैप्चर होते रहे थे, कभी पहाड़ों की ऊंचाइयों पर तो कभी खतरनाक रास्तों के बीचों बीच, कहीं खूबसूरत दिल लुभाती आबशारों में भीगते हुए। कई मंजर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिए। रात को गेस्ट हाउस के बाहर आग जलाई वो अपने पूरे अमले के साथ बैठे थे। इशाल गर्म लेदर की जैकेट में भी ठंड के मारे ठिठर रही थी। शाहवेज ने अपनी गर्म शाल निकालकर उसके शानों पर डाल दी। इशाल ने फ़ौरन शाल अपने चारों तरफ अच्छी तरह लपेट ली। वहाँ देर रात तक बैठे बारबेक्यू के मज़े उड़ाते वो अपनी कहानी अपनी ज़बानी कैमरे में रिकॉर्ड करवाते रहे थे। इस रात इशाल थक हार कर गहरी नींद सोई थी। आधी रात को करवट बदलते वक्त ठंड से आंख खुली तो नज़र अपने बराबर चित लेटे शाहवेज से टकराई, जो उसका लहाफ पूरा खुद पर ओढ़े होशो खिश्त से बेगाना नींद की वादियों में गरक था। इशाल बुखलाकर उठ बैठी। अगले ही पल शदीद तैश में आकर उसने शाहवेज को बुरी तरह से झंझोड़ डाला। शाहवेज और हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हुआ? वो नींद से जागा था, सो घबरा गया। खान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने वादा किया था आप किसी किस्म की हद पार नहीं करेंगे। उसकी बात पर शाहवेज ने सर हाथों में गिरा लिया। नींद के हचकोले खाते हुए उसे इशाल की हरकत से सख्त बेजारी हुई। कौन सी हद पार कर दी है मैंने? एक तो मेरे पलंग पर पसार कर
सुकून से सो रही हो, ऊपर से इल्ज़ाम भी मुझ पर ही। कल रात भी सोफे पर सोकर मेरा पूरा बदन अकड़ गया था। अब ये तशद्दुद मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें मेरे यहाँ सोने पर एतराज़ है तो उठो, शाबाश, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। खरा सा जवाब देकर वो दोबारा से बिस्तर पर दराज हो गया। लेकिन खान, आपको पता है ना, मुझे डर लगता है। इशाल झंझला गई। तो फिर चुपचाप सो जाओ यहीं, मुझे तंग मत करो। वो आंखों पर बाजू टिकाए भारी लहजे में बोला। शाहवेज पर नींद का गलबा बुरी तरह से छाया हुआ था। खान, आप अच्छा नहीं कर रहे, मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी, कहकर इशाल उसका रद्द अमल देखने के लिए रुकी, मगर जवाब में हल्के हल्के खराटे गूंजते उसे चिढ़ा गई। बुरे मूड के साथ वो उठकर सोफे पर मुंतकिल हो गई, जो बिल्कुल कमरे में मौजूद बड़ी और वाहिद खिड़की के बिल्कुल साथ धरा था, जिस पर लहराते पर्दों का साया इशाल पर पड़ता बारहा उसे डराता रहा। रात आंखों आंखों में कटी। सुबह शाहवेज सोकर उठा तो बिल्कुल तरोताज़ा था, मगर इशाल कमरे में कहीं दिखाई न दी। सो फ्रेश होकर वो उसकी तलाश में नीचे चला आया। वो गेस्ट हाउस के लॉन में बैठी वहाँ का मशहूर एप्रिकॉट जूस पीती हुई मिली। करीबी होटल से शाहवेज ने भी अपने लिए हलवा पूरी का नाश्ता मंगवाया और उसी के साथ आ बैठा। इशाल के गाल बुरी तरह से फूले हुए थे। शाहवेज को उसके बिगड़े हुए तेवरों का अच्छी तरह से अंदाज़ा था, इसलिए चुपचाप बैठा नाश्ता करता रहा। वैसे कैसी गुजरी तुम्हारी रात? किसी भूत या जिन ने तुमसे राह रस्म बढ़ाने की कोशिश तो नहीं की? हंसकर उसे छेड़ते हुए शाहवेज को उसके रिएक्शन का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। इशाल उसे मुसलसल गुस्से से घूरे जा रही थी। सामने देखो, हमारा फोटोग्राफर कैमरा लिए हमारे ही जासूसी कर रहा है, कम अज़ कम थोड़ा सा मुस्कुरा ही दो। शाहवेज ने सामने वाली मेज़ पर बैठे फोटोग्राफर को हाथ हिलाकर हेलो कहा, साथ ही इशाल को टोका, मगर वो दोनों हाथ मेज़ पर जमाती गुस्से से उठकर खड़ी हो गई और उसके सामने धरा चने के शोरबे वाला बाउल उठाकर शाहवेज की शर्ट पर उंडेल दिया। शाहवेज हक्का बक्का पथराई आंखों से अपने साथ हुआ मार्का देखता रह गया। वो ठप ठप चलती होटल से ही वॉकआउट कर गई और शाहवेज अपनी पसंदीदा ब्रांडेड सफ़ेद अनवॉशेबल शर्ट को मस्कीन सूरत बनाए देखे गया। इस बात से कतई बेखबर कैमरे की आंख ने यह मंजर हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया था। लिबास बदलते हुए शाहवेज का चेहरा उतर चुका था। सफ़ेद शर्ट में वो कितना लशपश कर रहा था, मगर इशाल ने सारी चांदनी पर पानी फेर दिया था। अब अगला मामा मोहतरमा की तलाश थी। हर जगह ढूंढ ढूंढ कर थक गया और वो मिली तो झील के किनारे बैठी परिंदों की चहचहाहट सुनती हुई। ऐसा भी क्या जुर्म हो गया जो तुम इतनी नाराज़ होकर यहाँ बैठी? उसके बराबर ही घास पर चौंकड़ी जमा कर बैठते हुए शाहवेज शिकवा के ना हुआ। इशाल ने एक गहरी निगाह उस पर डाली। मैं अब नाराज़ नहीं, मुझे जितना भी गुस्सा था वो मैं उतार चुकी हूँ। अब मैं ये सुहाना मौसम एंजॉय कर रही हूँ। शफाफ पानी में शाहवेज को अपना अक्स तक दिखाई दे रहा था, मगर नज़रें बहते पानी के आईने में भी इशाल पर गड़ी रहीं। गुस्सा उतारने का कोई और जरिया नहीं मिला तुम्हें? ले दे के मेरी फेवरेट शर्ट का अंतिम संस्कार कर दिया तुमने। पता है कितनी जचती है मुझ पर, पहनकर जिधर जिधर से गुजरता हूँ लड़कियाँ फ्लैट होती चली जाती हैं। शाहवेज का गम गलत होकर ही नहीं दे रहा था, इसीलिए तो ये हाल किया। मैं देख रही थी, वहाँ मौजूद लड़कियों की नज़रें आप पर ही जमी हुई थी। आपको नज़रें बस से बचाने के लिए ये करना अजहद ज़रूरी था। आप सिर्फ मेरे हैं और आपको सिर्फ मैं ही नज़र भर कर देखने का हक रखती हूँ। ख़बरदार जो दूसरी लड़कियों की तवज्जो का मरकज़ बनने की कोशिश की तो। इशाल ने ठहरे हुए पुरसुकून लहजे में इंकशाफ किया। शाहवेज के दिल पर गोया तीर चले। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे कह देती, मैं वो शर्ट उतार कर संभाल कर रख देता और कभी भी उसे पहन के हमारे बेडरूम से बाहर नहीं जाता। इस तरह उसको बर्बाद करके मुस्तकिल खात्मा करने की क्या ज़रूरत थी? गम सा गम हुआ। आप शायद भूल रहे हैं, इस वक्त मैं नाराज़ थी, आपसे बात नहीं कर सकती थी। वैसे भी खान, आपकी पर्सनैलिटी इस एक मामूली शर्ट की मोहताज थोड़ा ही है। हुस्न तो वैसे ही झलकता है आपके हर अंदाज से, मगर आप लड़कियों की निगाह का मरकज़ बने जब इतराते हैं, मुझे सख्त तैश पर चढ़ता है। आपको अगर अपनी सलामती अजीज़ है तो आप नहीं चाहते कि आपको अबाया पहनाकर घर से विदा करूं, तो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। आप वो उंगली उठाए वार्न करती बड़ी ही संजीदा थी। शाह ने थोड़ी खुजाते हुए उसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया। कैसी मासूम बिल्ली थी तुम, ये चलाक लोमड़ी कब से बन गई हो? कुछ पता नहीं चला। ऐसा है तो ऐसा ही समझे। इशाल ने शाने उचका दी, मगर अपनी शर्ट का नजराना दिया है मैंने खुद अपने इन दो हाथों से, उसे लहराते हुए खाइयों के सुपुर्द किया है। अब इस बात का हिसाब किताब तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। अपनी तरफ बढ़ते हुए शाहवेज के अज़ाइम इशाल को ख़तरनाक लगे, मगर कुछ भी समझने से पहले उसके गले में लिपटा सुर्ख स्टॉलर वो उड़ा ले गया। खान, नहीं प्लीज़, मेरा स्टॉलर वापस कर दें। आगे आगे शाहवेज और उसके पीछे दौड़ती इशाल वहाँ मौजूद तमाम सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे। नहीं, ये कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। शाहवेज बज़िद हुआ। खान, मुझे वशमा ने गिफ्ट दिया था मेरी 18वीं बर्थडे पर। यह बहुत स्पेशल है, उसने अपने हाथों से बनाया था मेरे लिए। वो मेरा कत्ल कर देगी, प्लीज़ खान। इशाल दुहाइयाँ दे रही थी, मगर शाहवेज कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। एक शर्ट पर वापस कर सकता हूँ। एक जगह रुककर हाँफते हुए बोला। स्टॉलर वाला हाथ फ़ज़ा में रहा और रुककर गहरी सांस लेती इशाल की पहुँच से दूर हो गया।
क्या शर्त? इशाल ने भी मुफाहमत दिखाई। रात को तुम मेरे साथ एक ही बेड पर सोगी, जैसे कल रात सो रही थी। मगर अचानक कोई दौरा पड़ गया था। इशाल कुछ सोचकर मुस्कुराई। मुझे मंजूर है, झट जवाब दिया। शाहवेज ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। ना ना लड़की, तुम्हारे असूल इतने सस्ते नहीं हो सकते कि एक स्टॉलर के एवज बिक जाए। नफ़ी में ज़ोर ज़ोर से सर को जुम्मश देते हुए शाहवेज ने स्टॉलर झील के हवाले कर दिया। इशाल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका मिजाज एक बार फिर बिगड़ गया। कुछ मंजर कैप्चर करवाने थे। पूरी टीम उसकी मुंतज़िर थी, मगर वो सबसे अलग थलग रोड पर बिला मकसद टहल रही थी और शाहवेज उसको मनाने की कोशिश कर रहा था। बार बार माफ़ी मांगने पर भी वो नाराज़ थी। आपने मेरे साथ चीटिंग की है, मैंने आपकी शर्त मान ली थी, फिर भी आपने मेरी बेस्ट फ्रेंड का गिफ्ट फेंका। वो इसी बात पर बसिद्दे असरार थी। चीटिंग तो तुमने की थी, सच कहो। मुझे हाँ कहने के बावजूद तुम्हारे दिमाग में यही प्लानिंग चल रही थी कि तुम अपना मकसद पूरा करते ही इस डील से मुकर जाओगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। इसकी बात पर इशाल ने चोर नज़रों से यहाँ वहाँ देखा। शाहवेज ने ज़बरदस्ती नीचे झुकते हुए उसका हाथ थाम कर अपने सर पर रखा। मेरी कसम खाओ, यही सोचा था ना तुमने? शाहवेज पर यकीन था। इशाल ने तड़प कर उसका हाथ पीछे हटा लिया। मैंने ऐसा ही सोचा था और इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं। आप जानते हैं मैं कभी भी आपकी ये शर्त नहीं मानने वाली। मैं जानता हूँ यार, बस जानते बूझते थोड़ी सी शरारत कर दी तुमसे। अब अगर तुमने यूं ही मुंह सजाए रखा तो मैं खुद भी इस झील के पत्थरों में जाकर अपना सर टकराना शुरू हो जाऊंगा। सुबह से लड़की ने शाहवेज के होश ठिकाने लगवा दिए थे। अब तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। अच्छा, अब ज़्यादा फजूल ना बोले, एक शर्त पर चलूंगी आपके साथ। इशाल ने मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। कैसी शर्त? इस वक्त तो शाहवेज कुछ भी मानने के लिए तैयार था। आज की वीडियोस में मैं साड़ी पहनूंगी। आपको पता है ना, मुझे साड़ी पहनकर ऐसे पुरफज़ा मकाम पर रक्स करती हीरोइंस कितनी पसंद है। आप भी शाहरुख खान बने बाहें फैलाई कर खड़े होइएगा। इतने हैंडसम लगेंगे कि ना ही पूछे। मेरी किसी भी फ्रेंड का फियांसी इतना चार्मिंग नहीं है जितने आप हैं। शाह ने टेढ़ी नज़रों से उसे तका। वो उसे मक्खन लगाती मुल्तजी नज़रों से देख रही थी। लब प्लीज़ प्लीज़ का राग अलापते रहे। शाहवेज को सारी सख्त नापसंद थी, मगर वो इस इशाल की किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता था, इसलिए इजाज़त दे दी। फिर वहाँ की हसीन वादियाँ उनकी मोहब्बत की खामोश गवाह बनी झूमती रहीं। उनकी धड़कनों के ताल पर वादियों का ये रक्स 3 दिन तक जारी रहा। ज़िंदगी के यादगार दिन गुजार कर वो हवेली वापस लौटे तो आग बगोला होती। अम्मा साई उनकी ही मुंतज़िर बैठी थी। शर्म हो या तो आजकल की नसर ने बेच खाई है। दारिया के साथ जाने के लिए कहा था ना, मगर तुम मेरी एक बात नहीं सुनती। मुंह उठाकर शाहवेज के साथ अकेली चली गई। ना पूछना ज़रूरी समझा, ना बताना। वो आते ही उन पर बरसी। प्लीज़ अम्मा साई, मेरा नहीं ख्याल। अपने शोहर के साथ कहीं जाने के लिए इशाल को किसी की इजाज़त दरकार है। इतनी छोटी सी बात का बतंगर मत बनाए। वो ऑफिशियली मेरी बीवी है। ये तो आपने रुखसती की रस्म को एक बड़ा मामला बना लिया है, वरना बात इतनी ख़ास बड़ी नहीं है। इशाल को हवेली के एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में ही तो आना है, मगर क्या कहें कि हमारे माशरे में दुनिया को दिखावा के बगैर बिना गुजारा ही मुमकिन नहीं। शाहवेज थका हुआ था। आते साथ ही चेक पोस्ट पर रोक लिया गया तो वो बेजार हुआ। ठीक है, अब तुम्हें हमारी बातें बतंगर ही लगेंगी। तुम्हारी मर्जी है, जो जी आओ वो करो। माँ को खफा होते देखकर उसने लब कुचल कर बेबसी से इशाल को देखा। वो भी उसे ही देख रही थी। आई एम सॉरी ताई माँ, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। मुझे आपसे पूछे बिना जाना नहीं चाहिए था। प्लीज़ इस बार माफ़ कर दें। आइंदा पक्का आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगी। उनके बराबर सोफे पर बैठकर उनके गले में बाजू डालकर इशाल ने लाड से माफ़ी मांगी तो वो भी ज़्यादा देर खफा ना रह सकी। जो हो गया सो हो गया। अब जैसे मैं कहूँगी तुम दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी। इशाल, तुम कल से मायूं बैठ रही हो और कल से लेकर शादी के दिन तक तुम शाहवेज के सामने नहीं आओगी। रवायात की पासदारी बहुत ज़रूरी होती है बेटा। मुझे उम्मीद है तुम शाहवेज को भी मना लोगी इस बात पर। उन्होंने एक नाराज़ सी नज़र शाहवेज पर डाली और उठकर अंदर चली गईं। इशाल ने सीने पर बाजू लपेटकर सोफे की पुर्श से सर टिकाए टिकाए शाहवेज को देखा। सुन ली अपनी वालदा माजदा के आर्डर। अब खबरदार जो रूल्स ब्रेक करने की कोशिश की तो। वैसे भी चंद दिन की दूरी सह कर देखें, इसका भी अलग ही चार्म है। अब सीधा मेहंदी पर मुलाकात होगी। इशाल ने तो फैसला सुना दिया, मगर शाहवेज के लिए इतने दिन एक ही घर में रहते हुए उसे दूर रहकर गुजारा करना अजहद मुश्किल काम था। इसलिए चैलेंज करती निगाहों से उसे देखकर वहां से चला गया। इशाल आने वाले वक्त के बेदर्द तूफान से बेखबर आंखों में सुहाने दिनों के सपने सजाती रही। बड़ी मध्यम रफ्तार से दिन गुजर रहे थे। इशाल और शाहवेज की कंबाइन मेहंदी का फंक्शन अरूज पर था। दोनों ही फोटो सेशन के अजहद शौकीन वाक़या हुए थे। भरपूर पोज देते हुए पूरी एनर्जी के साथ उन्होंने अपना इवेंट कवर करवाया था। शाहवेज की नज़रें इशाल के सजे सवरे रूप से हटती नहीं थी, तो वहीं इशाल भी निखरे हुए शाहवेज को दूल्हे के रूप में देखकर मसरूर सी थी। वो दोनों बेहद खुश थे। तकरीबन सब मेहमान जा चुके थे। शाहवेज तायाबा के कमरे में मौजूद पता नहीं किस मीटिंग में मसरूफ़ था।
इशाल को खुलबी सी मची तो गुजरते गुजरते यूं ही ड्राइंग रूम की खिड़की से अंदर झांक लिया, जहाँ दारिया भाभी के दोनों भाई और ताया अब्बा बैठे नजर आए। सख्त भरम से तासुरात लिए शाहवेज खड़ा उंगली उठाए सबको वार्न कर रहा था। मैं किसी सूरत पर भी आपकी इस फरमाइश पर अमल दरामद नहीं करूँगा। आप लोगों ने ऐसी बात सोची भी कैसे? वो मेरी भाभी हैं, मेरा उनसे एहतराम का रिश्ता है। मैं तसव्वुर में भी उनके बारे में इस तरह नहीं सोच सकता। नहीं सोच सकते तो अब सोच लो बखुरदार, बिना किसी शरई रिश्ते के हम इसे मज़ीद यहाँ नहीं रहने दे सकते। अभी दारिया की उम्र ही क्या है? शाहवेज से वो मुश्किल 4-5 साल ही तो बड़ी है। खानज़ादा साहब, फैसला आप पर है। दारिया का निकाह शाहवेज से पढ़वा कर इसको भी ज़िंदगी गुजारने का हक दे, या फिर इसे हमारे साथ रुखसत कर दें। हम अपनी बहन को किसी अच्छी जगह ब्याह लेंगे। जमाल खान ने बहन के मामले में अब अटल फैसला कर लिया था, आर या पार। लाला बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम बस शाहवेज की रुखसती के मुंतज़िर थे। शाहवेज की शादी के बाद फ़ौरन या तो आप हमारी बहन से इसका निकाह पढ़वा दें, या फिर इसकी फ़ैसलों की डोर हमारे हाथ में थमा दे। वैसे भी कबीले की रीत यही है कि भाई की बेवा अपना कर अपनी सरपरस्ती में ले लिया जाता है, या फिर इसकी विरासत के साथ इसे वापस इसके ख़ानदान में लौटाया जाता है। आप फैसला कर लें, आप क्या चाहते हैं? इस्तेक़लाल खान ने भी बड़ी भाई की हमायत में आवाज़ बुलंद करके कहा। जहादात खानज़ादा सर झुकाए परेशान हाल खामोश बैठे थे। उनकी बातों ने इशाल के दिल पर मानो जैसे बर्छियाँ चलाई थी। अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही थी, उसे अंदाज़ा ही ना था। आपको जो भी करना है मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है। चाहे तो इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। जायदाद में भी इनका जितना हिस्सा बनता है वो इनका हक है। मैं कभी भी इनके जायज़ हक की राह में रुकावट नहीं बनूंगा। और अगर आप इन्हें यहीं रहने देना चाहें तो बगैर किसी शर्त के छोड़ कर जाइए, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बेवफाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। शाहवेज ने बगैर एक लम्हा ज़ाया किए फैसला सुनाया। रुकिए आप लोग। दोनों उठकर जाने लगे तो जहांदाद खानज़ादा की आवाज़ ने उनके कदम रोक लिए। जहांदाद खानज़ादा अब खुद भी उठ खड़े हुए थे। शाहवेज खानज़ादा हमारी नस्ल का इकलौता वारिस, इस रियासत का वली अहद है। हम अब से सारे मामलात की ज़िम्मेदारी इस पर डालते हैं। इलाके के लोगों को इंसाफ देना इनका अवलीन फ़र्ज़ है। मुझे यकीन है मेरा फर्जंद अपनी ज़ात को मद्देनज़र रखते हुए किसी मासूम का हक नहीं मारेगा। दारिया से निकाह एक दुरुस्त फ़ैसला है शाहवेज, वो अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। हम अपने ख़ानदान में शामिल होने वाली औरतों को गैरों में लौटाया नहीं करते। क्या तुम अपने मरहूम भाई की बेवा को किसी गैर मर्द के हवाले करके उसकी गैरत का तमाशा बनाना चाहते हो? हम खानज़ादा हैं। हमारे लिए अपनी वक़ार, अपनी इज़्ज़त से अहम कुछ नहीं होता। जज्बाती मत बनो, अच्छी तरह सोच समझ कर फ़ैसला करो। जमाल खान, आप भी थोड़ा सुकून रखिए। दारिया खानज़ादा ख़ानदान की इज़्ज़त है। हम अपनी इज़्ज़त कभी भी खुद अपने हाथों से नहीं लुटाएंगे। उनकी बात ने शाहवेज और इशाल दोनों को शौक पहुंचाया था। ठीक है खान साहब, हम फिर आएंगे और अगली मरतबा टाल मटोल से काम नहीं चलेगा। या तो हम अपनी बहन का निकाह पढ़वा कर जाएंगे या फिर उसे अपने हमरा ले जाएंगे। कहकर वो दोनों रुखसत हो गए थे। बाबा सही, ये आप क्या कह गए उनके सामने? इशाल आपकी अपनी भतीजी है, मेरी बीवी है। हम उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कैसे कर सकते हैं? वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। किसी और औरत की तरफ देखना भी मुझे गवारा नहीं। मामला शाहवेज की समझ से बालातर होता जा रहा था। जिस कबीले की आन को संभालने के लिए तुमने कुछ रोज़ पहले दस्तार पहनी है शाहवेज, उस सफ़ेद पगड़ी को इस बुनियाद पर दागदार मत करो कि अपने पराये के फ़र्क से हम इंसाफ करने लगे। दारिया हमारा खून ना सही मगर हमारे ख़ानदान का हिस्सा है। हम उसके हकूक़ से कब तक नज़रें चुराएंगे? कई साल बीत गए मगर कभी दारिया अपने लबों पर हरफ़े शिकायत नहीं लाई। अब वक्त आ गया है कि उसे उसके सब्र का सिला मिले। मेरा फ़ैसला यही है कि तुम्हें दारिया से निकाह हर हाल में कबूल करना होगा। कल का दिन गुजर जाए तो इशाल से तुम खुद बात कर लेना। जहादात खानज़ादा ने तो जैसे तय कर लिया था, मोहब्बत में बेवफाई का तोक शाहवेज के गले में डालकर ही रहेंगे। नहीं बाबा, मुझे आपका फ़ैसला किसी सूरत मंजूर नहीं। दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, शाहवेज खानज़ादा सिर्फ एक औरत का ही रहेगा और उसका नाम इशाल है। मैंने खुद को उसके नाम लिख दिया है और अब दुनिया की कोई ताकत मुझे इस जबर के लिए मजबूर नहीं कर सकती। दो टोक खुश्क लबो लहजे में वो कह चुका था। इशाल के लरसते कदमों को जैसे ढारस सी बंधी थी। मगर शाहवेज इस वक्त तक ये नहीं जानता था कि कोड़े बरसाती ज़मीर की ताकत दुनिया की तमाम ताकतों पर हावी होती है। इशाल सुर्ख जोड़े में सजी सवरी हुस्न की देवी बनी शाहवेज के कमरे में मौजूद थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो दारिया को वहाँ मौजूद पाया। हार्ट अटैक अलर्ट देवर जी, गला खंगारते हुए उसने शरारत से शाहवेज को छेड़ा और शब बखैर कहकर कमरे से निकल गई। उसे जहाँ दाद खानज़ादा ने अपने कमरे में बुलाया था सो उसका रुख उसी जानिब था। शाहवेज बेड पर इशाल के करीब बैठ गया। मेकअप से लेस उसका चेहरा चमकते चांद जैसे लग रहा था। बड़ी बड़ी आंखों में झूमती शर्म की झलरें, सुर्ख लिपस्टिक से छुपे खूबसूरत होंठों में मुसलसल रक्सा मीठी सी मुस्कुराहट, छोटी सी तीखी नाक में जगमगाता हीरे का लौंग जिसे शाहवेज ने अंगश्ते शहादत से छूकर देखा था।
फिर जेब से खूबसूरत डायमंड का लॉकेट निकाल कर उसे पहनाने लगा। तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा तो हो गया, अब बताओ मेरा तोहफा कहाँ है? उसकी गोद में सर रख कर लेटते हुए शाहवेज ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर अपने सीने पर धर लिए। आपका तोहफा किस खुशी में है? मुंह दिखाई तो सिर्फ दुल्हन की होती है। इशाल का दिल सीने में धड़ धड़ करता उसे नर्वस करने लगा। क्यों भाई, जब दूल्हे का मुंह होता है तो फिर उसकी मुंह दिखाई भी तो होनी चाहिए। ये तो मेरे साथ मुकम्मल ज्यादती है, इस पर एहतजाज होगा। क्या चाहिए आपको मुंह दिखाई में? इशाल ने अपनी पुरसोच नज़रें शाहवेज के चेहरे पर गाड़ी और उसी से पूछने लगी। मुझे बहुत अहम चीज़ चाहिए तुमसे। शाहवेज ने लेटे हुए ही हाथ बढ़ाकर तकिए के नीचे से पेपर्स निकालकर इशाल के सामने लहराए। उसने हाथ में पकड़ कर देखा तो इसमें एमएससी का एडमिशन फॉर्म था। इतना फजूल गिफ्ट मांगते हुए ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं देखा। अपनी शादी की पहली रात को इतनी अनरोमांटिक बातें करता है। वो जी भर कर मतमज़ा हुई। वो अब चाह कर भी शाहवेज को इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए साइड टेबल से पेन निकाल कर फॉर्म फिल करने लगी। फुल करके फॉर्म वापस उसे थमाया। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, उसने शाबाशी दी। थोड़ा सा खिसकते हुए शाहवेज ने उसे खुद पर गिरा लिया। ये क्या कर रहे हैं? बेख्तियार उसकी ज़ुबान फिसली। अभी तो तुम कह रही थी कि शादी की पहली रात है। मैं तो बस थोड़ा सा रोमांटिक हो रहा हूँ। इशाल पूरी की पूरी लरस सी गई। शाहवेज का इस कदर बेबाक रूप देखकर दिल की रफ्तार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई थी। वो आज हमारी वेडिंग वीडियो क्लिक कंप्लीट हो गई थी ना, कब तक मिलेगी? हिकलाते हुए थूक निकल कर पूछा। ये कोशिश शाहवेज को मौजू से हटाने के लिए की गई थी। अभी कहाँ मुकम्मल हुई, अभी तो वाइंड अप बाकी है। शाहवेज पर भला कहाँ इन बातों का असर होने वाला था। उसे बाहों के हिसार में लेते हुए उसके कान में सरगोशी की। मेरे ख्याल से एक रोमांटिक सी किस पर वाइंड अप होना चाहिए, क्या ख्याल है? उसके लबों पर झुकते हुए वो शरीर हुआ। शाहवेज की कुर्बत ने इशाल के होशो हवास पूरी तरह सल्ब कर दिए थे। इस रात मोहब्बत अपने जोबन पर आई तो बरसात बनकर उन पर बरसी थी। कोई बुरी तरह उनका दरवाज़ा पीट रहा था। शाहवेज हड़बड़ा कर नींद से जागा। पहली नज़र इशाल से टकराई, जो पुरसुकून से गहरी नींद सोई हुई थी। शाहवेज ने फ़ौरन बिस्तर छोड़ते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने माई सुखा खड़ी मिली। क्या आफत आ गई है? सुबह बाहर के मलगजे अंधेरे से अंदाज़ा हो रहा था फजर के करीब का कोई वक्त था। छोटे खान, बड़ी तबाही हो गई है जी। दारिया साई ने खुदकुशी कर ली है जी। माई सखा की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। क्या बकवास कर रही हो माई, होश में तो हो। शाहवेज पर छाया नींद का सारा गलबा मिनटों में छट गया। उड़ी रंगत के साथ वो दीवार का सहारा लिए खड़ा था। मैं सच कह रही हूँ साई, मैं तो उनसे नाश्ते की तफसीलात पूछने गई थी, मगर उनके निगार आंखों ने जो मंजर देखा बड़ा होलनाक था। बीबी पंखे से लटकी हुई थी। बड़े खानों ने हॉस्पिटल लेकर गए हैं। वक्त कम था, इसलिए आपको बताने का हुक्म मुझे देंगे। माई सुखा ने रिपोर्ट पहुंचाई तो वो तेज़ी से अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाकर अस्पताल रवाना हुआ। कैसी है वो? हॉस्पिटल पहुंचकर पहला सवाल जो शाहवेज ने किया वो फितरी सा था। जिंदा है? दोनों हाथ मसलते हुए परेशानी से बोले। मेरी समझ में नहीं आ रहा बाबा साईं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? शायद कल वाली गुफ्तगू की भनक लग गई होगी। ये सब उनके भाइयों के फतूर का नतीजा है। मैं जानता था भाभी की गैरत मेरे नाम से खुद को मंसूब करना कभी भी गवारा नहीं करेगी। बात वो नहीं है शाहवेज, मेरी खुद बात हुई है कल दारिया से। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे मुझे लगे कि वो इस रिश्ते से नाखुश थी। हालांकि मेरी खुद गर्जी दिल की यही ख्वाहिश थी कि वो खुद इस रिश्ते से इनकार कर दे, मगर उसने ऐसा नहीं किया। मैंने उसे साफ बता दिया था कि वो किसी और ख़ानदान की बहू हरगिज़ नहीं बन सकती, और ये भी बताया था कि तुम इस रिश्ते में पर फिलहाल इनकारी हो। शायद इसी बात से नाउम्मीद होकर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। जहादात खानजादा की बातें सुनकर वो मुकम्मल सन्नाटे में आ गया। मुझे खौफ है उसके भाइयों की इस बात की भनक पड़ गई तो वो कोई तमाशा ना करे। दारिया की इस हालत के ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं, ख़ास तौर पर तुम। अपनी बीवी के आगे तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता, किसी का हक भी नहीं। अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी मौत के ज़िम्मेदार सरासर तुम ही होगे शाहवेज, तुम। जहादात खानजादा ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया तो वो नीचे ही ज़मीन पर ढेर होता चला गया। पछतावे की हल्की सी चिंगारी उसके दिल में लगने लगी थी। 2 दिन बाद दारिया डिस्चार्ज होकर घर आ गई। इन 2 दिनों में शाहवेज मुकम्मल मंजर से गायब रहा। हवेली में चीदा चीदा से चंद मेहमान भी जमा हो चुके थे, जिनमें दारिया के मैके वाले शामिल थे। इशाल शाहवेज के गायब होने पर पहले से ही परेशान थी। घर में होती खुफिया सी सरगर्मियों ने उसकी सांसें मज़ीद तंग कर दी थीं। भाभी क्यों किया आपने ऐसा? बड़े गहरे खौफ के साए में घिर कर वो उनके रूबरू उनसे सवाल कर रही थी। जवाब में आंसू पीती दारिया सर झुकाए बैठी रही। आपकी वजह से अगर मेरी खुशियों भरे संसार में आग लगी तो याद रखिएगा, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। अपने शोहर अपने प्यार के मामले में हर लड़की खुदगर्ज होती है। इशाल का रद्द अमल फितरी था। मौलवी साहब की आमद पर तो इशाल का दिमाग पूरी तरह ही माफ हो गया। थोड़ी ही देर बाद थका हारा परेशान हाल बुझे चेहरे के साथ शाहवेज भी हवेली में दाखिल हुआ। उसे आते देखकर इशाल बिना इर्द गिर्द मौजूद लोगों का ख्याल किए
اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ شاہویز یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ طیبہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز انہیں روکیے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ جتنا غبار دل میں چھپا تھا آنسوں کے ذریعے اشال نے بہا دیا۔ شاہویز سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں کو موندے اس کے آنسوں کی نمی اپنی بھیگتی شرٹ پر محسوس کرتا رہا۔ پھر ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے شاہ نے اسے شانوں سے تھام کر خود سے جدا کیا اور ہاتھ سے تھام کر اوپر اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ اسے اپنے دل کی بربادی کا حال بتانا چاہتا تھا مگر الفاظ زبان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ خان، آپ بتائیں، جائیں طیبہ کے پاس جا کر انہیں منع کر دیں۔ آپ کیسے داریہ بھابھی سے شادی کر سکتے ہیں؟ آپ تو میرے ہیں نا، صرف میرے۔ پلیز خان، یہ سب کچھ رکوائیے ورنہ میری جان چلی جائے گی۔ پلیز خان، اس کا گریبان پکڑے اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ شاہویز کی بھیگی پلکیں دیکھ کر اشال کا دل مزید سہما۔ اشال، تم تو میری اچھی اور فرمانبردار بیٹی ہو نا؟ بیٹی ہو؟ بیوی ہوگا۔ حالات کی نزاکت کو اشال، تم تو میری اچھی اور فرمانبردار بیٹی ہو نا؟ حالات کی نزاکت کو سمجھو بیٹا، اجازت نامے پر دستخط کر دو۔ شاہویز پر پہلا حق ہمیشہ تمہارا رہے گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، مگر یہ ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، اس میں ضد مت کرو۔ طیبہ وہاں کب آئے تھے؟ اس کا اشال کو کچھ اندازہ نہیں تھا مگر ان کی بات پر وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح دھاری تھی۔ نہیں طیبہ، کبھی نہیں۔ خان صرف میرے ہیں، میں انہیں کسی سے بانٹ نہیں سکتی۔ آپ میرے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتے، میں سائن نہیں کروں گی۔ نہ ہی خان کبھی میرے ساتھ بے وفائی کر سکتے ہیں۔ کھرا جواب دے کر وہ واپس شاہویز کی طرف پلٹی جو خود کو سنبھالنے کے چکر میں بے حال ہو رہا تھا۔ خان، آپ چپ کیوں ہیں؟ بولے نہ طیبہ کو یہ داریہ بھابی کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ رہے ہیں۔ وہ تڑپتی مچلتی شاہویز کے دل پر آریاں چلا رہی تھی۔ اسے اپنا مذہب ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ خان، طیبہ سے کہیں نا، میں سائن نہیں کروں گی۔ وہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں میں اس سب کے لیے؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ خان، اشال سائن کر دو۔ اس کی دہائیوں پر شاہویز نے دل سخت کر کے یہ جملہ ادا کیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں والے اشال کو دیکھ کر خود بھی مٹی کی مورت بن گیا، کسی بے جان پتھر کی طرح بے حس و حرکت۔ اشال کی حالت یوں تھی جیسے طوفان آ کر چلا گیا۔ وہ فرش پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی، آنسو بہاتی آنکھیں جامد سی ہو گئیں۔ اس کی ساری چیخو پکار بس ایک اسی کے دم سے تو تھی۔ وہی ہرجائی ہو گیا تو الفاظ بھی گونگے ہو گئے تھے، آواز کا دم گھٹ گیا تھا۔ سکتے کے عالم میں شاہویز کی آنکھوں کے سامنے بنا کسی مزید احتجاج کے اشال نے سائن کر دیے۔ شام ہونے تک شاہویز کا نکاح داریہ سے ہو چکا تھا۔ اشال شاہویز کے کمرے میں اسی پوزیشن میں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح گھنٹوں بیٹھی رہی تھی، لٹے پٹے مسافر کی طرح اپنے غم کا سوگ مناتی۔ وہ دل کو سمجھا رہی تھی اس کی زندگی میں یہ انہونی ہو چکی تھی اور اب یہی سچ تھا۔ رات کا وقت تھا۔ شاہویز دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اسے ہنوزی سی طرح اکڑوں بیٹھے دیکھ کر اس کی جانب بڑھا، اسے سہارا دے کر اٹھا کر بستر پر بٹھایا۔ کچھ بھی کہنے کی جرأت وہ اپنے اندر نہیں پا رہا تھا مگر اسے کچھ تو کہنا تھا، کچھ ایسا جو اشال کے صدمے اس کی برہمی کو کم کر سکے۔ مجھے طلاق چاہیے۔ اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی اشال بول اٹھی۔ شاہویز کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ صدمے نے تمہاری حالت بری کر دی ہے، ہم کل بات کریں گے۔ شاہویز نے فرار ہونا چاہا مگر اشال کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ اپنی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہو نا شاہویز خانزادہ؟ سنتے جاؤ، کسی اور عورت کے حصار سے واپسی پر اشال خانزادہ کے پاس آؤ گے تو کسی صورت بھی اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ میں تمہیں دھتکارتی ہوں شاہویز خانزادہ، تم ایک بے وفا ہرجائی مرد ہو، ایسے مرد کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ میں ابھی اسی وقت یہ حویلی چھوڑ کر جا رہی ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ اگر تم نے مجھے روکا تو میں اس حویلی کی چھت سے کود کر جان دے دوں گی۔ تمہاری دوسری بیوی کی طرح خودکشی کا ڈرامہ نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ اشال، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، تمہارا حق بنتا ہے، تم جتنا چاہے غصہ کر سکتی ہو مجھ پر، لیکن پلیز اس طرح مجھے چھوڑ کر جانے کی باتیں مت کرو۔ تمہارے بغیر مجھے اپنے وجود کا تصور بھی ادھورا لگتا ہے۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اشال، بے پناہ محبت۔ اس کی طرف بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام کر وہ اسے اپنی چاہت کا یقین دلاتا کسی بھی قیمت پر روک لینا چاہتا تھا۔ اشال نے پوری قوت سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، یہ حق تم نے اسی وقت کھو دیا جب مجھ سے سائن کرنے کے لیے کہا۔ تم نے کیا سوچا میں تمہارے سامنے گر گراؤں گی، اپنی محبت کی بھیک مانگوں گی؟ کبھی نہیں۔ مجھ میں بھی پٹھانوں کا غیرت مند خون ہے، بھیک مانگنا میری غیرت کبھی گوارا نہیں کرتی۔ تم نے وہی کیا جو تم چاہتے تھے، اب مجھے بھی میری آزادی کا پرمٹ چاہیے۔ مجھے ابھی اور اسی وقت چل کر سب کے سامنے طلاق دو۔ اشال نے ایک ایک لفظ ٹھہرے ہوئے لہجے میں ادا کیا جیسے فیصلہ کر چکی ہو، بٹوارے کی زندگی ہرگز نہیں گزارے گی۔ اشال، میری بات ایک طرف، میں تو یہ حق نہیں رکھتا کہ تمہیں اپنی محبت کا واسطہ دے کر روک سکوں، مگر تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی ہو، کیا تم میرے بغیر زندگی گزار سکتی ہو؟ کہتے ہوئے شاہویز کے حلق میں کانٹے اگ گئے تھے۔ کل تک وہ کتنے خوش تھے، انہوں نے کبھی سوچا تک نہ تھا زندگی انہیں کس دوراہے پر لا کھڑا کرے گی جہاں انہیں ایک دوسرے سے بچھڑنا پڑے گا۔
میں اپنے خان سے محبت کرتی تھی مسٹر شاہویز خان زادہ، تم ایک بٹے ہوئے انسان ہو، میں نے کبھی کمپرومائز کرنا سیکھا ہی نہیں۔ میرے خان نے مجھے اتنا اعتماد و پیار دیا کہ میں ان کی مکمل توجہ کا مرکز بنی، خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرنے لگی۔ پھر یہ شیشے کا خواب آج ٹوٹ گیا، تم شاہویز خان زادہ بن کر منظر عام پر ابھرے ہو، اور یہ روپ مجھے ہرگز قابل قبول نہیں۔ اگر مجھے زبردستی روکا گیا تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس کی ایک ایک بات پر شاہویز سر جھکائے سن رہا تھا۔ اشال، میں اپنے جیتے جی تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، میں کسی صورت تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ اگر تم مجھ سے دور ہی جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں روکوں گا بھی نہیں، اپنا فیصلہ کرنے کا میں تمہیں پورا اختیار دیتا ہوں، تمہاری ہر سزا مجھے منظور ہے، تم جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، مگر پلیز خدا کے لیے مجھ سے طلاق کا مطالبہ بند کرو، ورنہ مجھ پر زندگی اتنی تنگ ہو جائے گی کہ شاید میں اس دنیا میں چند اور سانسیں بھی نہ لے پاؤں۔ وہ بھرپور شخصیت کا مالک، اونچا پورا مرد، ہاتھ جوڑے اس کے سامنے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، ایک شرط پر۔ اشال آنسوؤں کا گولا حلق سے نیچے اتارتے ہوئے بولی، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے اشال، تم کہہ کر تو دیکھو۔ وہ اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بے دخل نہ کرے۔ اس لمحے بس شاہویز کو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ شاہویز خان زادہ، تم کسی بھی صورت واپس میری زندگی میں داخل ہو کر مزید زہر گھولنے میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ اور اس لمحے اس کی سخت ترین شرط منظور کر کے شاہویز نے خود کو پچھتاوے کی بھٹی میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ بس اسے ایک رات نے دونوں کی زندگیوں کو یکسر بدل دیا تھا۔ ان کے درمیان فقط دوریاں اور ایک جدائی کا نہ ختم ہونے والا طویل سلسلہ بچا تھا۔ سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگا کر دھواں چھوڑتے ہوئے کسی اہم فائل پر جھکا ہوا تھا جب نرس اندر داخل ہوئی۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیسے شوہر ہیں آپ؟ کنڈیشن ہے اور آپ کو احساس ہی نہیں؟ آپ یہاں بیٹھے سگریٹ سلگا رہے ہیں، یہ آپ کے ہونے والے بچے کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ اور دھیر عمر نرس پچھلے 2 دنوں سے اس عجیب سے جوڑے کو نوٹس کر رہی تھی۔ بیوی کے پاس موجود ہوتے ہوئے بھی اس کا شوہر اسے یکسر انجان سا بنا ہوتا تھا۔ اب بھی صرف نرس کے کہنے پر شاہویز اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ داریہ کی پریگننسی خاصے کریٹیکل مراحل سے گزر رہی تھی۔ خون کی شدید کمی اور مسلسل ہائی بلڈ پریشر کے باعث ڈاکٹر نے اسے 1 ہفتہ پہلے ہی ایڈمٹ کر لیا تھا۔ شاہویز کا ہاسپٹل میں دم سا گھٹنے لگا تو وہ شہر میں موجود اپنے بنگلے پر چلا آیا۔ مہینوں بعد اشال سے ہونے والی مختصر سی ملاقات مسلسل دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ اسے کب سے اس موقع کی تلاش تھی۔ اب جب مناسب وقت آیا تو اشال ہی اس کی بات سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اسے ہر حال میں اشال کو راضی کرنا تھا کہ وہ صرف ایک دفعہ اسے صفائی کا موقع دے۔ داریہ کی زندگی سخت رسک پر تھی۔ وہ آپریشن سے پہلے ہی اشال کے سامنے سب کچھ کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ اتنے مہینوں میں ضروری کام کے علاوہ شاہویز اور ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان میں کوئی ایسا تعلق تھا ہی نہیں۔ ٹھنڈ دن بڑھتی ہی جا رہی تھی مگر دلوں پر جمی برف پگھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بیکلی حد سے سوا ہونے لگی تو وہ اشال کی مطلوبہ رہائش گاہ پر جا پہنچا۔ تیسری بیل پر دروازہ اشال نہیں کھولا مگر اسے سامنے دیکھ کر ہی اس کے منہ پر دروازہ بند کر لیا۔ اشال، میری بات سن لو ایک بار، تم ایک بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہی ہو، پلیز مجھے صفائی کا ایک موقع دو۔ وہ پکارتا رہ گیا مگر وہ نہیں رکی۔ شاہویز وہیں اس کے گھر کے باہر اپنی مرسیڈیز سے ٹیک لگائے دھرنا دیے ہوئے پوری رات کھڑا رہا۔ صبح جب وہ یونیورسٹی کے لیے جانے لگی تو گھر کے باہر اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ہی سوتا دیکھ کر چونک گئی۔ اس کا مطلب وہ رات بھر اس کا منتظر رہا تھا۔ دل خوشگوان کا علاج کب ممکن ہے؟ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر ماضی کی راکھ اڑاتی یادوں کے زیر اثر اسے نظر انداز کر کے چلی گئی۔ واپسی تک اسے امید تھی وہ جا چکا ہوگا مگر وہ وہیں اپنی جگہ جامد ملا۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی، اس کی زندگی کو ایک گھاٹے کا سودا بنا کر اب وہ شخص مزید اس سے کیا چاہتا تھا؟ اشال رکو پلیز، مجھے کچھ کہنے کا ایک موقع دو، صرف ایک موقع۔ اس کی التجا کا اشال پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تمہارے اس طرح بھوکے پیاسے رہ کر میری دہلیز پر دھرنا دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا مسٹر خان زادہ، بہتر ہے جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس چلے جائیں۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے، بہت مشکل سے میں نے اپنی بکھری ہوئی زندگی کو کرچی کرچی کر کے سنبھالا ہے۔ اس اثناء میں کتنی بار میرا جسم زخمی ہوا، میری روح چھلنی ہوئی، اس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ دکھوں کے عذاب سے صرف تم گزری ہو، اس راہ گزر میں تمہارے ساتھ میں بھی بھٹکتا آ رہا ہوں۔ جدائی کی جو لکیر تم نے ہمارے درمیان کھینچ دی ہے وہ ہر پل مجھے ایک نئی اذیت سے دوچار کرتی ہے۔ میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی ہمیشہ کرتا تھا۔ آج بھی کسی دوسرے کی جگہ میرے دل میری زندگی میں کہیں نہیں، بس ایک ایگریمنٹ ہے جسے نبھاتا آ رہا تھا۔ جناب، مجھے آپ کی ذاتی زندگی میں رتی بھر دلچسپی نہیں، میں جہاں رہتی ہوں وہاں آپ کا تعارف کسی سے نہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ مجھے آپ کا تعارف کروانا پڑے۔ اپنے نام سے جڑا آپ کا نام میرے لیے ایک مسلسل اذیت اور اس تکلیف کا راز سب کے سامنے فاش ہو جائے، اس سے پہلے ہی چلے جائیں آپ یہاں سے۔ اشال، ایک بار تمہاری بات مان کر تم سے جدائی کا غم جھیل چکا ہوں، اب نہیں جاؤں گا، میں یہی تمہارا انتظار کروں گا جب تک تمہارا دل میرے حالات جاننے پر آمادہ نہیں ہو جاتا۔
मैं यहीं रहूँगा मुसलसल। मेरे दिल को पत्थर बनाने वाले भी आप ही हैं। अब इस पत्थर से सर टकराने का कोई फ़ायदा नहीं। इशाल उसे नाउम्मीद कर देना चाहती थी, मगर वो पुरएतमाद सा जज्बे लुटाती आंखों से उसे तकता खड़ा रहा। वक्तन फ़वक्तन इशाल मुस्तरिब सी होकर खिड़की से झांक लेती। आया चला गया है, मगर वो बस्तूर वहीं खड़ा मुस्कुरात रहा होता। वो कब से सोने की कोशिश कर रही थी, मगर बाहर मौजूद उस दुश्मन जान के जज्बों की आंच थी जो उसके दिल को जला रही थी। इस शाम से आसमान पर बादल छाए हुए थे। अब बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। गरजते बादलों की आवाज़ उसके दिल को लरसा रही थी। मन में अजीब से एहसास जाग रहे थे। वो इतनी ठंड में बाहर खड़ा भीग रहा था। कहीं बीमार हो गया तो वो जाकर उसे अंदर ले आए, या फिर जिद बांधे अना की जंग में हथियार उठाए डटी रहे। वो इसी जंग व जदन में मसरूफ़ थी कि दिमाग को शिकस्त फाश देते दिल के हाथों मजबूर होकर वो बाहर आई। मगर शाहवेज़ को ज़मीन पर बेहोश पाकर बेख्तियार उसकी चीख निकल गई। शाहवेज़ को होश आया तो उसने खुद को इशाल के बिस्तर पर पाया। चाहने के बावजूद भी वो बिस्तर से उठने की हिम्मत न कर सका। शदीद नकाहत महसूस हो रही थी। आपको सारी रात शदीद बुखार था। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था। अब आप बेहतर हैं, इसलिए ये सूप पी लीजिए और इसके बाद मेडिसिन भी ले लीजिएगा। साइड टेबल पर रख दी है। ट्रे में सजा सूप वो खुद ही लाई और शाहवेज़ के पास बेड पर ही ट्रे धर दी। वो बड़ी कोशिश के बाद उठकर बैठने में कामयाब हुआ था। गो के दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था, मगर वो इतने प्यार से उसके लिए कुछ लेकर आई थी, वो मना कैसे करता। इसलिए घूंट घूंट करके सूप पीने लगा। इशाल वहीं करीब कुर्सी पर बैठी उसे देखती रही। इतना तरद्दुद क्यों कर रहे हैं? इतने महीनों बाद आप अचानक से अपनी और मेरी डगर पर चलती जिंदगियों में फिर से तूफान बर्पा क्यों करना चाहते हैं? आपकी बीवी है, जागीर है, जाएं और अपना शिमला संभालें। मुझ नाचीज़ की आखिर आपको क्या ज़रूरत दरकार है? वो सूप ख़त्म करके मेडिसिन ले चुका तो इशाल ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। बिलाहर वो इसकी बात सुनने के लिए आमादा हो ही गई थी। शाहवेज़ ने पुरसुकून गहरी सांस खारिज की। क्या हम इस बारे में थोड़ी देर बात कर सकते हैं? इस वक्त कुछ भी कहने बताने की हिम्मत नहीं हो रही। शाहवेज़ ने मज़ीद वक्त मांगा। ठीक है, आप आराम करें, मगर आज शाम तक का वक्त है आपके पास। अगर आप मुझे अपनी बात समझाने में नाकाम रहे तो आप यहाँ से नहायत खामोशी के साथ चले जाएंगे। शर्तों का खेल खेलने की आदत सी हो गई है तुम्हें। मगर फिर बेफिक्र रहो इशाल, इस बार जीत सिर्फ मोहब्बत और सच्चाई की होगी। गलत फहमियों के अंबार ज़मीन बोस होकर रहेंगे। शाहवेज़ ने सुकून से कहकर आंखों पर बाजू रख ली। इशाल सारा वक्त वहीं बैठी उसे देखती रही और उसकी नज़रों की तपिश को सहता रहा। शाम ढलने तक उसकी तबीयत कदरे संभल चुकी थी, इसलिए इशाल को अपने साथ हॉस्पिटल ले आया। वो बिना किसी सवाल जवाब के उसके साथ आ गई। दारिया को देखकर इशाल को एक झटका सा लगा। उसकी कंडीशन ने एक पल के लिए इशाल के सर पर जैसे छत सी गिरा दी। तुम मुझे अपनी बेवफाइयों के सबूत दिखाने यहाँ लाए थे? इशाल रूखे खुरदरे लहजे में बोली, मगर आंखों में कर्ब का एक जहान आबाद था। इशाल, मैं तुम्हें यही बताने यहाँ लाया हूँ, ये बच्चा मेरा नहीं है। वो दोनों दारिया के सामने खड़े थे। वो उन्हें ही देख रही थी। इशाल और उसके दरमियान किसी किस्म की रस्मी गुफ्तगू भी नहीं हुई थी। ये क्या कह रहे हैं आप? ये आपकी बीवी है तो बच्चा कैसे आप करें? ना समझी का आलम था। शाहवेज़ ठीक कह रहा है इशाल, इसका हर हर्फ सच है। इस बच्चे से शाहवेज़ का कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मैं शाहवेज़ की बीवी हूँ। दारिया के इंकशाफ से वो हिलने तक के काबिल नहीं रही। मतलब? इशाल के चले जाने के सदमे से निढाल शाहवेज़ अपना आप भी भुलाए हुए था। ऐसे में दारिया से उसका हाल देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने शाहवेज़ को सब कुछ सच बताने का इरादा किया और उसके कमरे में चली आई। उसका अंदर आना शाहवेज़ को सख्त नागवार गुजरा। उसके तासुरात बता रहे थे, शाहवेज़, मैं यहाँ तुमसे किसी किस्म का मुतालबा करने नहीं आई, अपना कसूर तस्लीम करने और तुमसे रहम की भीख मांगने आई हूँ। इससे कबल कि वो वहाँ से चला जाता, दारिया ने कहना शुरू किया, तुम सोच रहे हो कि मुझसे दूसरे निकाह की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, तो सुन लो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तुम्हारा निकाह हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं तो पहले से ही किसी और के निकाह में हूँ। मुठियाँ भींच से खुश्क होते लबों पर ज़ुबान फेरते हुए दारिया ने अपने गुनाह कबीरा का एतराफ़ किस हौसले से किया था ये वही जानती थी। क्या क्या कहा आपने? शाहवेज़ को तो अपनी समात पर यकीन ही नहीं हुआ। आप कहना चाहती हैं कि आपने किसी से खुफिया निकाह कर रखा है और मुझसे निकाह पर आया है आपने? उसे लगा वो गम गुस्से से पागल हो जाएगा। इतना बड़ा गुनाह करते हुए आपका दिल नहीं कांपा? सबके दिलों के साथ साथ आपने सबके एतमाद से भी घिनौना खेल खेला है। मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। मैंने गुनाह नहीं किया, मैं मानती हूँ, मगर मैं बहुत मजबूर थी। दारिया की आंखों से आंसुओं की बरसात जारी थी। मैं मां बनने वाली हूँ शाहवेज़। ऐसे में अचानक शहरियार का गायब हो जाना मुझ पर किसी क़यामत से कम नहीं। ऊपर से खुद ब खुद हालात ऐसे पैदा होते चले गए कि मैं चाहकर भी गुनाह की इस दलदल में धंसने से खुद को बचा नहीं सकी। मैंने तो अपनी जान तक देने की कोशिश की, मगर खुदा को शायद मेरी रुसवाई ही मंजूर थी। मैं अगर उस रोज़ निकाह के वक्त इनकार कर देती और बाद में मेरा राज अफशां हो जाता तो खुद पर लगने वाली बदकारी के इल्ज़ाम मैं कभी सह नहीं पाती। शहरियार, वो नया स्कूल मास्टर, आपने उससे छुप कर निकाह कर लिया?
ایک بار ہم سے کہا تک نہیں، مجھ سے کہہ کر تو دیکھتی، میں پڑھا لکھا روشن خیال مرد ہوں، کبھی دکیانوسی سوچ کے سائے میں آپ پر بے جا پابندی نہیں لگنے دیتا۔ شاہویز کے ہاتھ صرف پچھتاوے آ رہے تھے۔ کاش اسے یہ سب کچھ پہلے پتہ چل گیا ہوتا۔ یہ تمہاری بھول ہے شاہویز، بڑے خان سنتے ہی مجھے گولی مار دیتے۔ انفیکٹ تم چاہو تو آزما سکتے ہو۔ آج بھی بڑے خان کو میرا سچ پتہ چلا تو وہ کسی کی نہیں سنیں گے۔ وہ ایک پکے روایتی قبیلے کے سردار ہیں، پتھر دل۔ اپنی روایتوں کی پاسداری کے چکر میں انہوں نے اشال تک کا خیال نہیں کیا۔ میرا تو کیا ہی حشر کریں گے۔ ہمارا نکاح اسلام میں سرے سے ہی مسخ قرار پڑتا ہے۔ میں اس گناہ پر اپنے رب سے جتنی توبہ کروں وہ کم ہے۔ اس گناہ کا کفارہ مرتے وقت تک ادا نہیں کر پاؤں گی، مگر یہ گناہ ہی اب میرے بچے کی زندگی کی طرف کھلنے والا دروازہ ہے۔ میں تم سے بس چند ماہ کی پناہ مانگتی ہوں شاہویز، بس خاموشی سے چند ماہ گزار لو۔ میں اپنے بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اسے لے کر ملک سے باہر چلی جاؤں گی۔ میں اشال کو ایک ایک بات بتا دوں گی، مگر پلیز تب تک رک جاؤ جب تک میرا بچہ اس دنیا میں جنم نہیں لے لیتا۔ داریا نے باقاعدہ شاہویز کے پیروں میں گر کر بھیک مانگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکا۔ یہ سارا دورانیہ اس نے اشال سے دور رہ کر کیسے گزارا؟ داریا ایک ایک لمحے کی گواہ تھی۔ اس کے غم میں وہ ہنسنا تک بھول چکا تھا۔ زندگی کے ایک وار نے اس کی کایا پلٹ دی تھی۔ اشال کہاں تھی، کیا کر رہی تھی؟ شاہویز نے پورے عرصے میں اس کے ایک ایک پل کی خبر رکھی تھی۔ اس کے دو خاص وفادار آدمی ہمہ وقت اشال کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے موجود رہتے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے شہر والے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی اور بالکل اکیلی رہ رہی تھی۔ شاہویز کی خواہش کے مطابق اس نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی تھی اور اپنے بینک اکاؤنٹ سے ہر مہینے وقت پر کیش بھی نکلواتی رہی تھی۔ اس لیے اس کی طرف سے شاہویز کی فکر میں کچھ کمی آ ہی گئی تھی۔ بعد میں شہریار بھی لوٹ آیا۔ وہ اپنے بائی علاقے گیا ہوا تھا، جہاں اس کا شدید ایکسیڈنٹ ہونے کے باعث جسم کا پورا ایک حصہ ایک خاص وقت کے لیے ناکارہ ہو کر رہ گیا تھا۔ جو ہی چلنے پھرنے کے قابل ہوا لوٹ آیا۔ اگر داریا نے سختی سے حویلی فون کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو شاید وہ فون پر اطلاع دے دیتا۔ غلط فہمیوں کے نتیجے میں جو مسائل کھڑے ہوئے تھے انہیں اب وقت کے ساتھ ساتھ ہی سمٹنا تھا، اور اس خاص الخاص وقت کا شاہویز نے بڑی بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ شاہویز اگر ایک باشعور اور کھلے ذہن کا مالک انسان نہ ہوتا تو شاید معاملات مزید بگڑ جاتے۔ میں اور داریا کسی صورت شاہویز کے احسانوں کا قرض نہیں چکا سکتے۔ شہر بیار بھی وہیں موجود مشکور تھا۔ اشال پر ساری حقیقتیں واضح ہو چکی تھی تو اسے سب کچھ ایک خواب سا لگنے لگا، جیسے کسی فلم کا سین چل رہا ہو۔ بھلا اصل میں زندگی لوٹ کر کہاں ملتی ہے؟ شاہویز اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ خان! اس کی پکار نے شاہویز کے بدن میں ایک نئی روح پھونک ڈالی تھی۔ وہ مرا تو سامنے ہی اس کی اشال کھڑی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا وجود اسے سونپنے کے لیے تیار۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہو۔ میں نے کہا خان آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ آرام کی ایسی کی تیسی، پہلے تم تو ادھر آؤ ضدی لڑکی، میرا یہ حال بھی تمہارے ستم کا نتیجہ ہے۔ اسے بازوؤں سے تھام کر اپنے قریب کھینچتے ہوئے وہ بالکل پرانا شاہویز لگا۔ بڑے عرصے بعد اشال کی ہنسی کے جلد رنگ اس کی کانوں میں بجے۔ آپ کو کس نے کہا تھا تایا ابا کی بلیک میلنگ کا شکار ہوں؟ شکر کریں قسمت نے آپ کا ساتھ دیا، ورنہ کبھی معاف نہیں کرتی میں آپ کو۔ خبردار جو اب ایسی ڈراؤنی باتیں کی، بس جو تھا وہ گزر گیا، سب بھول جاؤ اور یہ یاد رکھو کہ اب میں تمہارے پاس ہوں، تمہارے قریب، کبھی دور نہ جانے کے لیے۔ شاہویز اس پر جھکا۔ شرم کریں، ہاسپٹل ہے۔ اشال نے اسے پڑے دھکیلا تو وہ آہ بھرتا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ داریا اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ امریکہ چلی گئی تھی، جہاں دانت خانزادہ کھولتے ہوئے خون کو برداشت کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ اشال اور شاہویز کی زندگی میں پیار کی بہار کی رت اب پھر سے لوٹ آئی تھی۔ اشال کا سا نور یا ہرجائی نہیں تھا، اشال کا سانوریا وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اشال کا سانوریا ہرجائی نہیں تھا۔ اس ایک احساس نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے اٹوٹ چاہت کے رشتے میں جوڑ دیا تھا۔ اب خوابوں کی ڈگر پر وہ دونوں ایک دوجے کا ہم سفر بن کر زندگی کے کچھ کربناک رنگ دیکھنے کے بعد صرف پیار کے رنگ دیکھنے تھے۔ زندگی ان پر مہربان عشق کی بارشیں برساتے رہنے والی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔